नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज हम आप सबके लिए एक मैराथन क्लास लेकर आए हैं जिसमें करने वाले हैं केमिस्ट्री से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व। तो आज लगभग हम केमिस्ट्री के 500 से 600 क्वेश्चनों का एक कम्बो है जिसमें पूरे केमिस्ट्री को हम इन प्रश्नों के थ्रू रिवाइज करने का प्रयास करेंगे। तो अगर ये स्पेशली क्लास उन लोगों के लिए है जिन्होंने रेलवे का फॉर्म भरा है, रेलवे के एग्जाम्स दे रहे हैं, क्योंकि रेलवे का जो एग्जाम है वो बहुत नियरेस्ट है, ज़्यादा समय बचा नहीं हुआ है। तो ऐसे में ज़रूरत है कि हम इन प्रश्नों को इनको जल्दी कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएँ। तो ऐसे में इसीलिए हमने आज ऑनलाइन प्रश्नों की श्रृंखला तैयार करी है, क्योंकि इसी से हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल कर सकते हैं। तो अगर आप सभी रेलवे की तैयारी करते हैं तो जरूर हमारे चैनल से जुड़ें, क्योंकि हम आने वाले समय में भी, जैसे केमिस्ट्री हो गई, केमिस्ट्री के बाद फिर आएगा फिजिक्स, बायो या कि पॉलिटी, ज्योग्राफी, जिनके वे सभी की हम लगभग एक मैराथन क्लास लेकर आएंगे, जिनके माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज किया जाए एक बार। तो आइए प्रश्नों को शुरू करते हैं और इनका अध्ययन प्रारंभ करते हैं कि ऐसे तत्वों में जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें उपधातु कहते हैं। तो दोस्तों क्या है, थोड़ा बहुत आज टाइपिंग एरर भी है, तो ये गूगल ट्रांसलेटर की थोड़ी सी समस्या तो हुई है, लेकिन हम इनको सबको सुधारते चलेंगे, आपको बताते जाएंगे कहाँ टाइपिंग एरर हो गई है। तो इनको आप थोड़ा कन्विंस करते हुए चलिएगा। तो ऐसे तत्व जिनमें मेटल और नॉन मेटल दोनों ही गुण पाए जाएं उन्हें कहते हैं मेटोलॉइड अर्थात उपधातु। नेक्स्ट आता है कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। अयौगिक से मतलब इस चीज से है कि जिनमें एक निश्चित अनुपात में दो तत्वों को मिलाकर तैयार किया जाता है उन्हें यौगिक कहते हैं। जबकि मिश्रण में क्या होता है, कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। उन मिश्रण में एक किसी भी अनुपात में अगर किसी वस्तु को मिला देते हैं, किसी पदार्थ को मिला देते हैं, तो वो मिश्रण तैयार हो जाता है जिसका कोई एक निश्चित अनुपात नहीं होता। जबकि यौगिक में क्या होता है कि एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे कि CO2 में ये निश्चित है कि कार्बन 1 होगा तो O2 की मात्रा जो होगी 8 होगी, 1:8 में मिलाया जाएगा। इसी तरह के ब्लीचिंग पाउडर क्या हुआ, एक यौगिक होता है। नेक्स्ट आता है कि वह वैज्ञानिक जिसमें परमाणु की थ्योरी की खोज की, उन परमाणु की थ्योरी देने वाले प्रथम वैज्ञानिक का नाम था, उनका नाम था जॉन डाल्टन। नेक्स्ट आता है कि परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण होते हैं? तो परमाणु के जो नाभिक में मौजूद होता है वो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बाहरी भाग में पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर जो आवेश पाया जाता है उसको होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो इसको आप डाटा को याद रखिएगा कि 1.6 इंटू 10⁻19 जो कूलाम है वो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। नेक्स्ट आता है कि परमाणु के विद्युत गुण होते हैं। तो परमाणु में जो विद्युत के गुण होते हैं वो ना तो निगेटिव होते हैं ना ही पॉजिटिव होते हैं, वो क्या होते हैं, पूर्णतः उदासीन रहते हैं। नेक्स्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन की जो खोज करता है वो है थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा की गई? तो प्रोटॉन की खोज करता है गोल्डस्टीन। जबकि न्यूट्रॉन की खोज करता कौन है? या न्यूट्रॉन की खोज करता है चैडविक। तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों को याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं कि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने कणों की सहायता से की थी। तो नाभिक की जो खोज करते हैं रदरफोर्ड, वो करते हैं एक सोने की पन्नी लेते हैं और जिसमें क्या करते हैं, वो अल्फा कणों की बमबारी करवाते हैं। जब उन्होंने अल्फा कणों की बमबारी करवाई थी उसमें, तो देखा कि कुछ कण क्या हो रहे हैं कि जो टकरा कर वापस लौट रहे हैं, तो कुछ तो सीधे ही चले जा रहे हैं, कुछ क्या हो रहा है, दिशा बदल रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना नाभिक की परीक्षण किया था। अगला क्वेश्चन में आते हैं कि किसी तत्व के रासायनिक गुणों का निर्धारण करता है। तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुणों का निर्धारण है वो उसकी परमाणु संख्या के आधार पर निर्भर करता है। तो जो आधुनिक आवर्त सारणी है जिसको मोजले के द्वारा दिया गया था, तो उसमें उन्होंने परमाणु के जो गुण थे उन्हीं के आधार पर व्यवस्थित किया था, जिस कारण से क्या होता है कि उनकी संख्या के आधार पर रासायनिक गुणों का निर्धारण किया जाता है। अगला आता है कि रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का निर्धारण है। तो रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का निर्धारण जो है वो क्रांति से है। अगला आता है कि किसी तत्व के रासायनिक गुण का कौन निर्धारित करता है? तो किसी तत्व का जो रासायनिक गुण होगा, कैसा वो व्यवहार करेगा, केमिकल रिएक्शन क्या रहेगी उसकी, तो वो केमिकल पिक्चर को जो है डिफाइन करता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या।
नेक्स्ट आता है कोई तत्व धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये सब डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। परमाणु संख्या 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, तो इलेक्ट्रॉन विन्यास के लिए क्या करते हैं 2 8 8, इसके बाद क्या होता है 32। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले जो पहला कोष्टक होता है उसमें 2 भरा जाता है, फिर इसके बाद 8, फिर 8, और फिर जो बचता है उसको हम भरते हैं। तो ये क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भरने का क्रम होता है। नेक्स्ट आता है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तत्व के लिए है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8 8 2। नेक्स्ट आता है कि गोल्ड फॉइल, गोल्ड फॉइल के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, जिसको हमने अभी बताया था कि उन्होंने क्या किया था, एक सोने की पन्नी ली थी, पत्र लिया था, जिसमें क्या किए थे, अल्फा कणों की बमबारी करवा के नाभिक का पता लगाया था। तो उन्होंने क्या पता लगाया था कि नाभिक में जब भी अल्फा कणों की बमबारी की जाती है तो कुछ कण क्या हो रहे हैं कि सीधे चले जा रहे हैं, कुछ दिशा बदल रहे हैं, कुछ जबकि वापस लौट के आ रहे हैं टकराकर। इससे उन्होंने पता चलाया था कि जो परमाणु होता है वो उसका मध्य भाग जो होता है वो अधिक डेंसिटी का होता है, जबकि जो बाह्य भाग होते हैं वहाँ डेंसिटी कम होती है। नेक्स्ट आता है कि जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्षा में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है, अगर एक ही कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे तो उनमें क्या रहेगा, प्रतिकर्षण की क्रिया होगी। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में कि किसी तत्व के परमाणु की दूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, तो किसी भी तत्व के परमाणु की दूरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम संख्या है वो 8 होती है। अगला आता है कि कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, परमाणु भार 12 है, नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे। तो प्रोटॉन की जो संख्या होती है वो परमाणु संख्या, जितनी भी परमाणु संख्या होगी उतनी ही प्रोटॉन की संख्या होगी। तो इसके लिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना कि जितने, अगर किसी के कार्बन का परमाणु संख्या 6 है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी, 6 होगी। और परमाणु भार जो होता है तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिलाकर बनता है परमाणु भार। तो अगर किसी का परमाणु भार 12 है, परमाणु प्रोटॉन की संख्या 6 है, तो उसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 6 आएगी, 12 माइनस 6। नेक्स्ट आता है परमाणु संख्या जेड, परमाणु भाग ए में परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या परमाणु संख्या के बराबर ही होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है वो होती है परमाणु संख्या के बराबर, जबकि जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है तो वो कभी कभी ज्यादा भी होती है कुछ तत्वों में, जबकि कुछ तत्वों में भी बराबर भी होती है। नेक्स्ट आता है कि तत्व यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है। तो प्रोटॉनों की संख्या, क्योंकि यूरेनियम क्या है, परमाणु संख्या 92 है, तो परमाणु संख्या 92 है तो प्रोटॉन की संख्या भी 92 होगी, जबकि अगर न्यूट्रॉन की संख्या पूछा जाए तो 235 माइनस 92 करेंगे तो वो आएगा न्यूट्रॉन की संख्या। तो दोस्तों आज के क्लास में हमने चाहे आवर्त सारणी हो, धातु अधातु हो, नाभिकीय विखंडन, संलयन, जो भी मतलब तत्व तत्व वाले टॉपिक हो, जितने भी टॉपिक हैं सभी टॉपिक को हमने लगभग कवर कर दिया है। तो अब इस क्लास को पूरा कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि इस कंप्लीट देखने के बाद आपका जो पूरी क्लास देखने से फायदा होगा कि आपका पूरा फुली रिवीजन हो जाएगा केमिस्ट्री की क्लास में। तो आइए लगातार क्वेश्चन करते चलते हैं कि पृथ्वी की आयु का आकलन यूरेनियम डेटिंग से किया जाता है। सॉरी दोस्तों, जो पृथ्वी की आयु का आकलन है वो किस विधि से किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग से, जबकि कार्बन डेटिंग से जीवाश्म का पता लगाया जा सकता है। कौन सा जीवाश्म कितनी उम्र का है ये पता लगाने के लिए हमें कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, जबकि पृथ्वी की आयु का निर्धारण करने के लिए हमें यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग होता है। इसके लिए होता है यूरेनियम 238। नेक्स्ट आता है कि परमाणु संश्लेषण यांत्रिक क्रियाओं पर काम करता है। परमाणु संश्लेषण जो होता है वो यांत्रिक क्रियाओं पर काम करता है। आते हैं अगली स्लाइड में कि प्रकार के परमाणु की एक ही प्रकार के परमाणु के मिलने से बनता है, तो एक ही जो प्रकार के परमाणु को मिलने से जो बनते हैं तत्व, उन्हें प्राकृतिक तत्व कहा जाता है। जितने भी प्राकृतिक तत्व होते हैं उनमें सिर्फ एक ही प्रकार के परमाणु मिले होते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये सभी तत्वों में क्या है, एक ही तरह के तत्व, प्राकृतिक तत्व पाए जाते हैं, परमाणु पाए जाते हैं, जिसे इन्हें प्राकृतिक तत्व कहते हैं। वायु है, वायु में क्या है, मिश्रण है। वायु में क्या होता है, कई सारे तरह के गैसें पाई जाती हैं, इसलिए वायु में और उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, जिससे क्या है, वायु एक मिश्रण है। नेक्स्ट आता है आमोकन क्या है। ये तो बहुत ज्यादा टाइपिंग मिस्टेक हो गई यहाँ, इसको हम बता नहीं सकते कि अमोकन क्या है। नेक्स्ट आता है, तो ऐसे दोस्तों हुआ है क्या है कि गूगल ट्रांसलेशन के जरिए हम इसको
नोट्स को तैयार किया, लेकिन इसमें कुछ चीज़ों क्या हुआ, एरर हो गया है। तो यहाँ तो हमें भी नहीं पता चल रहा कि ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, तो फिर छोड़ देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि हीरा क्या है। हीरा क्या है, एक तत्व है और यह एक सबसे पाए जाने वाले दुनिया में सबसे कठोर तत्व है, डायमंड। नेक्स्ट आता है कि जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े हुए दो विभिन्न तत्व होते हैं। जल क्या है, एक यौगिक है क्योंकि जल जल में क्या होता है, H2O, इसमें जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इसका जो होता है एक निश्चित रासायनिक संयोजन होता है। इसमें रासायनिक बंधनों से जुड़े दो विभिन्न तत्व होते हैं। कौन कौन से तो है, जल में H2O सूत्र होता है, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिले होते हैं। नेक्स्ट आता है कि दो दो या दो से अधिक किसी भी पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाने की प्रक्रिया। अगर हम निश्चित अनुपात में मिला रहे हैं तो वो तो यौगिक है, अगर किसी अनिश्चित अनुपात में मिला दिए, कोई निश्चित इसकी प्रक्रिया ही नहीं है, तो वो हो जाता है फिर क्या, मिश्रण। आते हैं अगली स्लाइड में। एक भारतीय वैज्ञानिक जिनका नाम एक कारक से जुड़ा हुआ है, वो कौन है, वो है बोस। कौन से बोस, जगदीश चंद्र बोस। नेक्स्ट आते हैं जिन्होंने ये पता लगाया था कि पेड़ों पौधों में भी क्या होती है, चेतना होती है। नेक्स्ट आते हैं कि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता का नाम है जेम्स चैडविक। नेक्स्ट आते हैं कि किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके न्यूक्लियस में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो किसी परमाणु का इलेक्ट्रॉन होता है, यही डिसाइड करता है कि कोई जो तत्व या परमाणु है वो किस तरह का व्यवहार करेगा। नेक्स्ट आता है किसी परमाणु में परिरक्षित रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है, यह नकारात्मक होती है। अगला आता है कि परमाणु भार का अंतरराष्ट्रीय मानक है। तो परमाणु भार का जो एक अंतरराष्ट्रीय मानक है वो है C12। नेक्स्ट आते हैं न्यूक्लियस की रासायनिक संख्या। न्यूक्लियस की जो रासायनिक संख्या है वो परमाणु क्रमांक से अधिक होती है। न्यूक्लियस की संख्या से मतलब है जो न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, प्रोटॉन से कभी कभी ज्यादा होती है, कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा, कभी पॉइंट में ज्यादा होती है, कभी कभी संख्या में भी ज्यादा हो जाती है कुछ तत्वों की। तो वो परमाणु क्रमांक से क्या होगी, ज्यादा होगी। नेक्स्ट आते हैं कि विकिरण के कितने प्रकार का प्रदर्शन क्या है। विकिरण के कितने प्रकार का प्रदर्शन, अरे यहाँ तो क्वेश्चन में मिस्टेक ज्यादा है। नेक्स्ट आते हैं किस प्रकार की अभिक्रियाएं रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं में भाग लेती हैं। तो जो द्रव्यमान अभिक्रिया होती है वो रेडियोधर्मी प्रक्रियाओं में भाग लेती है। नेक्स्ट आते हैं ऊर्जा उत्सर्जन किस प्रकार की होती है। तो ऊर्जा का जो उत्सर्जन होता है वो नाभिकीय विघटन से होता है। नेक्स्ट आता है कि कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। तो नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में कार्य करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है भारी जल, जिसका सूत्र होता है D2O। तो D2O काम क्या होता है, ये नाभिकीय रिएक्टर जो होते हैं उनको गति को कम करने के लिए, जो न्यूट्रॉनों की गति होती है उनको नियंत्रित करने के लिए भारी जल का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। तो विखंडन की प्रक्रिया, जब परमाणु बम में ऊर्जा को मुक्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो विखंडन की प्रक्रिया। नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया प्रयुक्त होती कहाँ है, परमाणु बम में। जबकि हाइड्रोजन बम में क्या होती है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। साथ में जैसे सूर्य में अवतारों में ऊर्जा का जो मुक्त होती है वो भी नाभिकीय संलयन के होती है, जबकि जो परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त होती है वो नाभिकीय विखंडन में होती है। नेक्स्ट आते हैं कोबाल्ट 60 आमतौर पर किस क्षेत्र में उपयोग होता है क्योंकि यह ऊर्जा उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर जो है वो गामा किरणों के रूप में प्रयोग होता है या ऊर्जा को उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परमाणु बम किस प्रक्रिया पर कार्य करता है। तो मैंने पहले ही बताया कि परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, जबकि जो हाइड्रोजन बम होता है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि एक रेडियोधर्मी पदार्थ की आयु 10 दिन है, इसका अनुमान यह है कि पदार्थ के 3/4 भाग का द्रव्यमान 20 दिनों में घट जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक सी लग रही है, तो इसमें नेक्स्ट करते हैं कि एक रेडियोधर्मी तत्व के भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो एक रेडियोधर्म तत्व है जो बहुत बड़ी मात्रा में भारत में पाया जाता है, वो पाया जाता है केरल के मोनोजाइट रेत में। तो केरल में पाया जाने वाला जो सबसे बड़ा रेडियोधर्मी तत्व है और भंडार है भारत में, वो है, इसका नाम है थोरियम। थोरियम क्या है, एक रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट है कि कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में इनका उपयोग होता है। तो कल्पक्कम जो तमिलनाडु में स्थित एक क्या है, फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है जो जिसमें प्रयोग किया जाता है यूरेनियम का। नेक्स्ट आए कि कौन सा तत्व के मिश्रण के बीच अंतर की विभिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो वो है न्यूट्रॉन। कौन सा तत्व मिश्रण के बीच अंतर की
विभिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है, तो वो होता है न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आते हैं कि किसी परमाणु का नाभिक का आइसोटोप आइसोटोप वह होता है जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न। यहाँ पूछा गया कि भाई आइसोटोप क्या होता है। आइसोटोप मतलब समस्थानिक, जिनका परमाणु क्रमांक तो समान होगा लेकिन परमाणु भार क्या होते हैं, उनके अलग होते हैं। ऐसा इसलिए होता है कि प्रोटॉन की संख्या है वो तो परमाणु संख्या के बराबर ही होती है, किंतु जो है न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होने से उनका परमाणु भार क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि हाइड्रोजन के रेडियोधर्मी आइसोटोप को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन में 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। एक होता है प्रोटियम जिसको H21 बोलते हैं, एक होता है ड्यूटूरियम H2 1H2 और एक होता है ट्रिटियम 1H3, जिसमें ये 3 आइसोटोप याद रखने हैं हाइड्रोजन के, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट आते हैं कि हाइड्रोजन के आइसोटोपों की संख्या कितनी है, तो 3 मैंने बता दिया, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। नेक्स्ट है कि विवाविक की संख्या में आइसोटोप के पाए जाते हैं। अरे यहाँ क्या ये पूछ रहा है। नेक्स्ट आए कि पोलोनियम के आइसोटोपों की संख्या कितनी है, तो पोलोनियम के तत्व के अंतर्गत आइसोटोपों की संख्या सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये संख्या कितनी है, कुल 27 होती है। नेक्स्ट है कि आइसोटोन क्या होते हैं। आइसोटोन से मतलब है आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोन्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें समान मात्रा में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, उन्हें आइसोटोन या आइसोन्यूट्रॉनिक बोलते हैं। वे अणु जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है तो उन्हें क्या बोलेंगे, उन्हें सम इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके उत्सर्जन में भारक के उत्पन्न होते हैं, तो वो है बीटा कण। बीटा कण में क्या उत्सर्जक में भारक उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि तत्व यूरेनियम 235 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी है, तो प्रोटॉनों की संख्या जो होगी वो उनकी परमाणु संख्या के बराबर। तब इसको तो पहले भी कर चुके हैं कि यूरेनियम का परमाणु संख्या है वो है 92 और प्रोटॉनों की संख्या भी 92। नेक्स्ट आते हैं कि इस तत्व की परमाणु संख्या 11, परमाणु द्रव्यमान 23, तो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या कुल कितनी होगी। तो अगर किसी भी परमाणु का किसी भी तत्व का परमाणु संख्या 11 है तो उसका जो प्रोटॉन होगा वो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। लेकिन अगर परमाणु द्रव्यमान 23 है तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 12, क्योंकि जब 23 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा, जो कि न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। नेक्स्ट आते हैं कि यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होगी। तो यूरेनियम 238 में प्रोटॉनों की संख्या तो 92 ही होगा, शायद यहाँ पूछना चाहिए था न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, फिर यहाँ 146 हो जाएगी, क्योंकि जब 238 में से 92 को माइनस करेंगे तो न्यूट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। अगला क्वेश्चन आता है कि किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित उपयुक्त कथन। तो द्रव्यमान संख्या के दर्पणित होने से एक तत्व का परमाणु भार कम हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है, तो परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो होती है 10⁻⁻10 मीटर। अगले क्वेश्चन कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 35, उसमें इलेक्ट्रॉन 18 है, तो उसमें प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी। तो परमाणु संख्या और प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। अगर इलेक्ट्रॉन 18 है तो प्रोटॉन भी कितने होंगे, 18, लेकिन इनमें से अगर न्यूट्रॉन निकालने हो तो कितने हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन बचेंगे इसमें 17। नेक्स्ट आता है कि ऋणात्मक आवेशित परमाणु ऋण आयन में प्रोटॉनों की संख्या क्या है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से कम होती है। ऋणात्मक आवेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, तो अगर कोई तत्व ऋणात्मक आवेशित परमाणु का है तो उसमें परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या से क्या होगी, प्रोटॉनों की संख्या कम होगी। नेक्स्ट है कि रदरफोर्ड में जब पदार्थ के पतले पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की तो क्या हुआ, अधिकांश अल्फा कण जो थे धातु की पन्नी के दर्पण को पार करके निकल जाते हैं, जबकि कुछ क्या हुए कि जब दिशा अपनी बदल देते हैं टकराने के बाद, जबकि कुछ इक्का दुक्का तत्व ऐसे थे जो टकराने के बाद वापस लौट कर फिर आते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि तत्वों की प्रकृति को ज्ञात करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक दर्पणीकरण के द्वारा, अगर तत्वों की प्रकृति को ज्ञात करना है तो उसके इलेक्ट्रॉनों को क्या करना पड़ेगा, दर्पणीकरण करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं कि किसके माध्यम से कनिवरण में कितनी तत्वों का परमाणु संख्या नहीं करती है, तो नाभिकीय में द्रव्यमान न्यूट्रॉनों की संख्या। क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रही है।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि रेडियोधर्मिता की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे। तो रेडियोधर्मिता की जो खोज करने वाले प्रमुख वैज्ञानिक हैं उनका नाम है हेनरी बेकुरल। हेनरी बेकुरल के द्वारा क्या है, रेडियोधर्मिता की खोज की जाती है। अगले क्वेश्चन में है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्पन्न होने वाले कण हैं। तो रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्पन्न होने वाले कणों में है अल्फा है, बीटा है और गामा। अल्फा बीटा गामा क्या है कि रेडियोधर्मी पदार्थों के उत्पन्न होने वाले कण हैं। अगला आता है कि अल्फा और बीटा कणों की खोजकर्ता कौन है। अल्फा और बीटा कणों की खोजकर्ता करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रदरफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गामा कण क्या होते हैं। तो गामा कण जो होते हैं रेडियोधर्मी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न उच्च ऊर्जा युक्त कण होते हैं। गामा कण क्या है, रेडियोधर्मी प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न उच्च ऊर्जा युक्त कण होते हैं। अगले हैं कि नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए, नाभिकीय विखंडन में क्या करेंगे, श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों को अवशोषण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बोरान की क्षण का प्रयोग होते हैं। जब नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है उस दौरान क्या है कि जो न्यूट्रॉनों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है वो बोरॉन की क्षण को प्रयोग में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50N22 के 1 बीटा उत्सर्जन के बाद बनने वाला पदार्थ क्या है। तो वो है Mg अर्थात मैग्नीशियम। आते हैं अगली स्लाइड में कि यदि किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी, अपवर्तित रहेगी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा के क्षेत्रों में उपयोगी होता है क्योंकि यह गामा विकिरण करता है। कोबाल्ट 60 क्या है, ये कैंसर के इलाज में प्रयोग किया जाने वाला कोबाल्ट 60 आमतौर पर चिकित्सा के क्षेत्र में उपयोगी है क्योंकि यह गामा विकिरण उत्पन्न करता है और इसके द्वारा कैंसर का उपचार किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए किस आइसोटोप का प्रयोग किया जाता है। तो वो है कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 का प्रयोग होता है किसके लिए, ल्यूकेमिया अर्थात रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए। नेक्स्ट आता है कि अम्ल वह पदार्थ है जो प्रोटॉन देता है। अम्ल में क्या होता है कि H+ आयन पाए जाने की प्रवृत्ति होती है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है लिटमस पेपर। ये द्रव्यमान पेपर नहीं होगा, लिटमस पत्र जो होता है वो अम्ल और भस्म के परीक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि जल में घुलनशील भस्म यानी बेस को क्या कहते हैं, जो भस्म जल में घुलनशील होते हैं उन्हें ही क्या कहा जाता है, क्षार। नेक्स्ट आता है कि पीएच मान का किन्हें क्या कहते हैं। पीएच मान का क्या कहते हैं, तो पीएच मान ये डिसाइड करता है कि कौन सा तत्व अम्लीय है या क्षारीय है। ये पदार्थों के गुण को, विशेषता को बताने का कार्य करता है पीएच मान। जिसको दिया पीएच मान को देने वाले वैज्ञानिक का नाम था सोरेनसन। अगर किसी भी पदार्थ का जो पीएच वैल्यू है 7 से कम होती है तो वो अम्लीय होगी। अगर किसी भी पदार्थ की पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होती है तो वो क्षारीय प्रकृति को दर्शाएगा। नेक्स्ट है कि अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं। तो अम्ल जो होते हैं वो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, जबकि अगर जल में घुलकर H- आयन उत्पन्न करते हैं वो होते हैं बेस अर्थात क्षार। आते हैं अगली स्लाइड में कि भस्मों का स्वाद कैसा होता है। तो भस्मों का जो स्वाद होता है वो खारापन होता है। खारी प्रकृति को दर्शाते हैं कौन, भस्म। अगले आते हैं कि सामान्य व्यक्ति के रक्त में पीएच स्तर क्या होता है। किसी सामान्य व्यक्ति की जो रक्त का पीएच वैल्यू होता है वो होता है 7 पॉइंट के आसपास। अगर ऑप्शन में इस तरह से 7.35 से 7.45 ना दिया रहे तो 7.4 के आसपास का जो भी दिया रहे वो रक्त का पीएच वैल्यू होती है। अर्थात क्या होती है, ये अम्लीय नहीं हो रहा है, क्षारीय हो रहा है। रक्त का जो पीएच वैल्यू है तो वो क्या है, क्षारीय है। दूध का पीएच वैल्यू क्या है, दूध की पहली पीएच वैल्यू होती है 6.6 अर्थात ये 7 से कम है, अर्थात ये क्या है, अम्लीय होता है और दूध में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट आता है कि जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं से मुक्त होते हैं कहलाते हैं। तो जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु से मुक्त होते हैं उन्हें सामान्य लवण कहलाते हैं, जैसे कि NaCl है। जल में सामान्य लवण कॉमन सॉल्ट के घोल में क्या होते हैं। तो जल के सामान्य लवण के घोल में होते हैं सोडियम के धनात्मक आयन एवं क्लोरीन के ऋणात्मक आयन। लवण जो जल का अवशोषण करता है
ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है कहलाता है हाइड्रोग्रोफिक लवण। नेक्स्ट है कि पीएच मूल्यांक दर्शाता है, तो पीएच वैल्यू जो है, पीएच मूल्यांक वो दर्शाता है कि कोई भी द्रव्यमान के अम्लीय या क्षारीय होने का मूल्यांकन करता है, कोई भी पदार्थ अम्ल है, अम्लीय है या क्षारीय है। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होता है, तो अमोनियम क्लोराइड के जो जलीय विलयन बनता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। आते हैं अगले स्लाइड में कि H2CO3 कैसा लवण है, तो H2CO3 जो है एक अम्लीय लवण होता है। नेक्स्ट है कि जब लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उस समय बनता है Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में होता है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है क्योंकि लवण में क्या पाया जाता है, हाइड्रोलाइज। नेक्स्ट है दाब पर गैसों के आयतन को कम करने पर दाब बढ़ जाता है। दाब पर गैसों के आयतन को कम करने पर दाब क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है कि गैसों के व्यवहार का कानून के अनुसार अवेगार्डो की परिकल्पना की है। गैसों के जो व्यवहार है उस पर, सॉरी इस पर तो कुछ ज्यादा ही फॉल्ट है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं कि गैसों के विलयन का कानून किन्हें प्रस्तुत करते हैं, तो गैसों के विलयन का जो कानून है उन्हें ग्राहम के द्वारा प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है कि वायु में हल्की गैस है, तो वायु में जो सबसे हल्की गैस पाई जाती है वो होती है अमोनिया। अमोनिया गैस जो है वायु की सबसे हल्की गैस में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है, तो वो होता है 2 गुना। नेक्स्ट कि ताप एवं दबाव की विभिन्न अवस्थाओं में गैसों के आयतन में कितनी संख्या होती है, तो ये रॉन्ग क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि गैसों के समीकरण पीवी इक्वल टू एन आर टी में आर क्या दर्शाता है, तो आर जो होता है वो 1 मोल गैस के लिए। नेक्स्ट है कि कब कब के तापों पर गैसों के आयतन दाब आचरण को दर्शाने के लिए आरेख क्या कहते हैं, तो ये आयताकार ग्राफ बनता है। नेक्स्ट है कि आदर्श गैस की ऊर्जावकता किस पर निर्भर करती है, तो यह मोलों की संख्या पर निर्भर करती है। नेक्स्ट है कि शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब शून्य आयतन -273 डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस है ये परम शून्य तापमान है, क्योंकि इस ये जो है न्यूनतम तापमान की श्रेणी का अंतिम बिंदु है, इससे कम तापमान नहीं हो सकता है। -73 डिग्री सेल्सियस ये अधिकतम न्यूनतम तापमान है। परम शून्य ताप अब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या है, यह है थर्मल ऊर्जा का न्यूनतम संभव तापमान। जो अधिकतम न्यूनतम संभव तापमान हो सकता है वो कितना होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट आते हैं कि पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा को प्रदान करते हैं उन्हें ईंधन कहते हैं, जैसे कि हो गया लकड़ी, हो गई पेट्रोलियम, हो गई कोयला, हो गए, तो ये क्या है, ईंधन है जो जलकर ऊष्मा को प्रदान करते हैं। नेक्स्ट आता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड एवं नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं उत्पादक गैस। नेक्स्ट प्रोड्यूसर गैस भी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट आता है कि सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली पीजी गैस में क्या भरकर गैस को गंध युक्त बनाया जाता है, तो वो है मिथाइल मरकैप्टान। तो जो एलपीजी होती है जिसमें हम खाना बनाया करते हैं वो उसमें भराई जाती है मिथाइल मरकैप्टान, जिसके कारण क्या होती है, जब वो कभी लीक होती है तो उसकी दुर्गंध आती है, जबकि एलपीजी में कोई गंध नहीं होती है। उसको सुरक्षा की दृष्टि से मिथाइल मरकैप्टान को भरा जाता है, उसमें मिक्स किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो गोबर गैस के अंदर जो पाई जाने वाली प्रमुख गैस होती है वो है मीथेन। मीथेन क्या है, एक प्राकृतिक गैस है, ये पाई जाती है खेतों में भी पाई जाती है, जो धान के खेत होते हैं उनमें मीथेन पाई जाती है, गोबर गैस में पाई जाती है, सेप्टिक टैंकों में पाई जाती है। तो ये जितने भी प्राकृतिक गैस है ये मीथेन गैस, जिसका फार्मूला होता है NH4। नेक्स्ट है कि एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है, तो एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस के अंदर जो मुख्य रूप से गैस पाई जाती है वो है ब्यूटेन। ब्यूटेन गैस एलपीजी के अंदर पाई जाती है। नेक्स्ट आता है एलपीजी का पूरा नाम, तो एलपीजी का पूरा नाम है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, हिंदी में है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट आते हैं कि एनजी को पर्यावरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है। एनजी देख लेते हैं
एएनजी को पर्यावरण की दृष्टि से क्या कहा जाता है, तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम है। हालांकि लगता है ये क्वेश्चन कुछ रॉन्ग है, इसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है कि कौन सी गैस न्यूनतम पर्यावरणीय उत्पन्न प्रदूषण उत्पन्न करती है, तो जो हाइड्रोजन गैस होती है, तो ये पर्यावरण के सबसे अनुकूल गैस मानी जाती है, क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, कोई पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता है। तो पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल कौन सी गैस है, वो है हाइड्रोजन। नेक्स्ट है कि रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन कहलाते हैं, रॉकेट को चलाने के लिए जो प्रयुक्त ईंधन होते हैं उन्हें प्रणोदक कहते हैं। कोयले की विभिन्न किस्मों में कौन सी प्रदूषण मात्रा सबसे कम होती है, तो यह है एनाइट। कोयले की विभिन्न किस्मों में कौन सी किस्म प्रदूषण, एनाइट नहीं होगा, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होता है, और जो सबसे अच्छी किस्म का कोयला होगा उसमें प्रदूषण की मात्रा सबसे कम होगी, और जो सबसे घटिया किस्म का वाला होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रदूषण होता है। जैसे सबसे पहले होता है एंथ्रेसाइट, एंथ्रेसाइट के बाद आता है बिटुमिनस, बिटुमिनस के बाद आता है एक भूरा कोयला होता है, और एक लास्ट में होता है पीट कोयला, जिसको लिग्नाइट बोलते हैं। भूरा कोयला लिग्नाइट, और लास्ट में होता है पीट। पीट में क्या होता है, बहुत बहुत ज्यादा प्रदूषण की मात्रा होती है, और वो घटिया किस्म का कोयला होता है। नेक्स्ट आते हैं कि भूरे कोयला, ब्राउन कोल को किस नाम से जाना जाता है, तो ब्राउन कोल जो भूरा कोयला होता है उसे जाना जाता है लिग्नाइट के नाम से। ये तीसरे नंबर पर कोयला होता है। अगला आता है कि पेट्रोल जलाने वाली आग के लिए किस प्रकार के अग्निशामन का उपयोग किया जाता है, तो पेट्रोल जलाने वाली आग के लिए झाग वाले अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि अग्निशामक में कौन सी गैस प्रयोग किया जाती है, तो अग्निशामन जो आग बुझाने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली गैस है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन में। अगले क्वेश्चन आते हैं कि प्रकट ग्राम ईंधन द्वारा मोक्षित उष्मा को दृष्टि से वह कौन सी है। अरे प्रभु, का क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट आते हैं कि प्रोड्यूसर गैस का मुख्य मिश्रण क्या है। प्रोड्यूसर गैस, जिसको हमने पढ़ा था अभी, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को मिला देने से बनती है क्या, प्रोड्यूसर गैस, जिसको हिंदी में उत्पादक गैस भी कह सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि रॉकेटों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तो रॉकेटों में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला जो तत्व है वो है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन। द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का प्रयोग होता है रॉकेटों में ईंधन के रूप में। आते हैं अगली स्लाइड में कि उत्प्रेरक की खोज किसके द्वारा की गई। उत्प्रेरक की खोज करने वाले हैं बर्जीलियस, लेकिन यहाँ क्या लिख दिया गया है, बाजी धातु है प्रभु। उत्प्रेरक की खोज की गई है बर्जीलियस के द्वारा, आप याद रखिएगा। ये तो टाइपिंग मिस्टेक है, बहुत जगह टाइपिंग मिस्टेक है, उसको हम सुधारते चल रहे हैं। अब आप सब कन्विंस करिएगा इसको, अब देखते हैं आगे से इन चीज़ों को ठीक करवाएंगे। अभी है क्या ना कि हम भी नए नए हैं, हमको भी ज़्यादा जानकारी यहाँ है नहीं, तो जो भी जैसे बन गया वैसे मैं पढ़ा देता हूँ। नेक्स्ट आता है उत्प्रेरक विष क्या होता है। उत्प्रेरक विष क्रिस्टलिक पॉइजन। क्रिस्टलिक पॉइजन जो है वो है द्रव जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को रोकता है। द्रव जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को रोकता है उसे कहते हैं क्रिस्टलिक पॉइजन। नेक्स्ट आते हैं कि बायोक्रिस्टलिक क्या है। जैविक उत्प्रेरक। जैविक उत्प्रेरक क्या है, तो जैविक उत्प्रेरक का होता है एंजाइम होता है। नेक्स्ट आते हैं कि तेलों में हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक। तेलों को जब हाइड्रोजनीकरण किया जाता है उनमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं निकेल, एन आई किसका प्रतीक है, यह है निकेल का। तेलों का जब हाइड्रोजनीकरण का मतलब है बसीकृत किया जाता है, उनको बसा में तब्दील किया जाता है, तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है निकेल को। अगला है कि एल्केन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। एल्केन के निर्माण में जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है वो होते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग होता है एल्केन के निर्माण में उत्प्रेरक के रूप में। आते हैं अगले क्वेश्चन में कि कौन सा एंजाइम है जो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है, तो ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम का नाम है जाइमेज। जाइमेज का नाम आप याद रखिएगा कि यह क्या करता है, ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित कर देता है। अगले क्वेश्चन है कि लैक्टिक अम्ल बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है, तो अगर लैक्टिक अम्ल बनाना है तो उसमें उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होगा प्लेटिनम का। और अगर ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करना है तो उसके लिए जाइमेज का। एल्केन के निर्माण में प्रयोग, एल्केन का निर्माण करना है तो उसमें नाइट्रोजन के ऑक्साइड का प्रयोग होगा। तेल के हाइड्रोजनीकरण करना है तो उसमें किसका, निकिल का प्रयोग होगा। ऐसे सभी क्वेश्चन को याद रखना है आपको। आते हैं अगली स्लाइड में कि क्लोरीन गैस बनाने की प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग होगा, तो अगर क्लोरीन गैस बनाना है तो उस समय जो उत्प्रेरक प्रयोग होगा वो होगा
क्लोराइड, कौन सी, कैल्शियम क्लोराइड होना चाहिए। तो उस समय कैल्शियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाएगा किसमें, क्लोरीन गैस बनाने की प्रक्रिया में। अगला आता है कि अमोनिया उत्पादन में हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में कौन प्रयोग किया जाएगा। अगर अमोनिया को हैबर विधि से उत्पादन किया जा रहा है तो उस समय जो उत्प्रेरक प्रयोग हो रहा है वो है मोलेब्डे मोलेब्डेनम। मोलब्लेडेनम जो है वो अमोनिया उत्पादन के हैबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अगला आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है। तो रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है वो है क्रियाशीलता को बढ़ाना। उत्प्रेरक का काम क्या है कि उत्प्रेरक क्रियाशीलता को वृद्धि कर देता है और उसकी जो गति होती है क्रिया की उसको तीव्र कर देना, यही तो उत्प्रेरक की भूमिका होती है। तत्वों का वर्गीकरण, सबसे पहले वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया था। तत्वों का सबसे प्रथम वर्गीकरण जो किया गया वो किया गया डोबे राइनर के द्वारा। डोबे राइनर ने क्या किया था, 8 के तत्वों में इनको विभाजित किया और सबसे पहले इन्होंने आवर्त सारणी बनाने का प्रयास किया गया था इनके द्वारा। नेक्स्ट आता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। यह नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, ये कहा था मेंडलीव के सारणी में कहा गया। नेक्स्ट आते हैं कि अक्रिय तत्व जो इनर्ट एलिमेंट है वो किस समूह में रखे गए हैं। तो अक्रिय जो गैसों का एक समूह है उसे शून्य समूह में रखा गया है। नेक्स्ट आते हैं कि तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुण क्या है। तो तीसरे और जो चौथे समूह के ऑक्साइड होते हैं उनका सामान्य गुण है कि वो बेसिक हैं और एसिडिक हैं। अगले आते हैं कि तीसरे समूह के तत्वों को क्लासिक तत्व कहा जाता है। तो जो तीसरे समूह के तत्वों को क्लासिक तत्व कहा जाता है। फर्स्ट बी जो पहली आवर्त सारणी है उसका जो बी है उसे क्लासिक तत्व कहे जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं शून्य समूह में रखे गए तत्वों को क्या नाम है। शून्य समूह में रखे गए तत्वों में ये टोटल इसमें शून्य समूह में जो समूह नंबर 18 है उसमें गैसों को शामिल किया गया, जैसे हीलियम है, नियोन है, जिनोन है, रेडॉन है और जो भी गैसें हैं उनको सभी को शून्य समूह में समूह नंबर 18 में रखा गया है। आते हैं अगले में कि भारी तत्व है। भारी तत्व तो ओस्मियम है, ओस्मियम भारी धातु है। भारी तत्व है लीडियम, लीडियम है या लिथियम है। नेक्स्ट आते हैं कि सबसे हल्का तत्व है, सबसे दुनिया ब्रह्मांड में सबसे हल्का तत्व अगर पूछा जाए तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दुनिया का सबसे हल्का तत्व है। नेक्स्ट आता है पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व। पृथ्वी पर अत्यधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का नाम है ऑक्सीजन, जो 46% भाग पर पाया जाता है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में कौन सा तत्व है। मानव शरीर के अंदर जो जिनसे हमारा हड्डियों का, दांतों का और अस्थियों का निर्माण होता है वो तत्व कौन सा है, कैल्शियम। कैल्शियम के द्वारा ही इन सभी का निर्माण संभव हो पाया है। नेक्स्ट आते हैं कि आजकल लाइटिंग की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त किए जाते हैं। और पीले लैंपों में कौन सी गैस प्रयोग होती है, तो पीले लैंपों के लिए जो प्रयुक्त गैस है वो है सोडियम। नेक्स्ट आते हैं कि कैल्शियम का रासायनिक सूत्र, कैल्शियम का रासायनिक सूत्र होता है NaOH। कैल्शियम का तो नहीं है, ये तो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट आते हैं कॉस्टिक सोडा का, ही तो कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH जो कि साबुन बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है NaOH NaHCO3। NaHCO3 किसका रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का। अगले आते हैं कि सामान्य नमक है। सामान्य नमक होता है वो है सोडियम क्लोराइड, NaCl जो होता है वो सामान्य नमक अर्थात सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है कि महासागरीय जल की लवणता में क्या अत्यधिक योगदान है। तो महासागरीय जो जल होता है, समुद्र है, वहां सबसे अधिक कौन सा तत्व पाया जा रहा है, वहां सबसे अधिक पाया जाता है सोडियम क्लोराइड था, NaCl नमक पाया जाता है। नेक्स्ट है कि खाने का नमक किससे बनता है। तो खाने का नमक जो है NaCl है, ये मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार के मिला देने से क्या बन रहा है, नमक, खाने वाला नमक बन रहा है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट आता है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो बेकिंग सोडा जो होता है उसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा का एक रासायनिक नाम है। अगले आ जाते हैं कि फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन। फोटोग्राफी में स्थानीयकरण के रूप में प्रयुक्त होने वाला जो रसायन है उसका नाम है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फोटोग्राफी में प्रयुक्त किया जाता है। अगला आता है कि कमल ऑफ मैग्नीशिया नहीं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका रासायनिक नाम है? तो ये जो मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं इन्हें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जाना जाता है। तो इसको नाम को याद रखना पड़ेगा, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसका नाम है? तो यह मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड का नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट आते हैं कि पेट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक। तो जो पेंट के रूप में प्रयोग किया जाने वाला प्रमुख क्षारक है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किसके रूप में किया जा रहा है? तो पेंट में क्षारक के रूप में किया जा रहा है। नेक्स्ट है अतुल्य शोधन का मुख्य घटक है, अतुल्यक शोधन का मुख्य जो घटक है वो है मैग्नीशियम। आते हैं अगले क्वेश्चन पर, पहले थोड़ा सा पानी तो पी लें, गला ही बैठ गया है। यद्यपि भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है, फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? ऐसा क्यों? एल्युमिनियम उत्पादन की जो धातु प्रक्रियाएं हैं लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। आप जानते हैं कि जो एल्युमिनियम की मात्रा है पृथ्वी में वो लोहे से भी ज्यादा है, किंतु क्या होता है फिर भी वो लोहे से अधिक महंगा है। इसका कारण यह है कि जो एल्युमिनियम को उत्पादन की प्रक्रियाएं हैं वो बहुत ज्यादा मुश्किल वाली हैं और वहाँ लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीली हैं। अगला आता है कि अस्थियों और दांतों में मौजूद रासायनिक रूपांतरण है। तो अस्थियों और दांतों में जो रासायनिक रूपांतरण होता है वो है कैल्शियम फास्फेट। अब अभी मैंने बताया था कि जो दांतों और हड्डियों में पाया जाने वाला प्रमुख तत्व होता है वो है कैल्शियम। तो जो अस्थियों और दांतों में मौजूद होता है वो है कैल्शियम फास्फेट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक सूत्र होता है COSO4 डॉट हाफ H2O। कुछ और लिख दिया क्या? इसको नाम याद रखिएगा COSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट आते हैं कि डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो डोलोमाइट का रासायनिक सूत्र है COCO3 डॉट MgCO3। नेक्स्ट आते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है। अगले हैं कि अग्निशमन वस्त्र कीटनाशक बनाए जाते हैं, इसके लिए क्या प्रयोग हो रहा है? तो अग्निशमन जो वस्त्र होते हैं जो अग्निरोधी होते हैं जिनमें आग ना जले ऐसे वस्त्रों को बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है अग्निशमन वस्त्रों को बनाने के हेतु। अगले आते हैं कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। अगला आता है कि एस्बेस्टोस किससे बनती है? तो एस्बेस्टोस को बनती है कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिलाने से, कैल्शियम और मैग्नीशियम के मिला देने से बन जाता है एस्बेस्टोस। अगला आता है कि ब्लीचिंग पाउडर की गुजार कर तैयार किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को तैयार करने के लिए बुझे हुए चूने पर क्लोरीन को डाला जाता है। बुझे चूने में क्लोरीन को डालने से क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर बनता है। नेक्स्ट आता है हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है। तो हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें पाया जाता है लौह आयरन, आयरन पाए जाने वाला तत्व होता है हीमोग्लोबिन के अंदर। अगला आता है कि पृथ्वी के गहरे भाग में दूरभाष में ज्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी के गहरे भाग में जो सबसे पाया जाने वाला तत्व होता है वो है लोहा। लोहा की मात्रा काफी गहरे स्थान में पाई जाती है। तत्व जंग के तत्व लोहे को बनाने में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री है। तो जंग के तत्व लोहे को बनाने में प्रयुक्त महत्वपूर्ण सामग्री है वो है क्रोमियम। नेक्स्ट आता है जंग, रस्ट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जो जंग होता है लोहे में एक परत के रूप में जम जाता है। इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो है Fe2O3 डॉट X2O। तो जंग का रासायनिक सूत्र इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होगा? तो अगर किसी लोहे में जंग लगता है तो उसका जो भार हो उसमें वृद्धि होती है। अगला आता है कि लोहे को इस्पात में बदलने के लिए कौन सी सामग्री प्रयोग किया जाता है? तो लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसको फायरोक्रोम में सामग्री का प्रयोग किया जाता है।
आते हैं अगले में कि कौन सा तत्व लोहे के साथ मिलकर इस्पात बनाता है जो उच्च ताप का प्रतिरोधी है और जिसमें उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोध होता है, वो है क्रोमियम। क्रोमियम ऐसा तत्व है जो लोहे के साथ मिलकर इस्पात बनाता है, साथ ही उच्च ताप का प्रतिरोधी होता है और इसमें क्या हो, उच्च कठोरता और अपघर्षण प्रतिरोध होता है। आइए अगले स्लाइड में आते हैं कि स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए उसमें क्या मिलाई जाती है। स्टील को कठोरता प्रदान करने हेतु उसमें क्रोमियम की मात्रा को मिलाया जाता है। अगला आता है कि गैल्वेनीकृत लोहे पर लेप रहता है। तो गैल्वेनीकृत जो लोहा होता है जिससे कि उस पर जंग ना लगे, उसका रसद लेपन किया जाता है। इसके लिए प्रयोग किया जाता है जिंक का। जिंक की जो परत है वो लोहे पर चढ़ा दी जाती है जिससे उस पर फिर जंग नहीं लगता है। अगला क्वेश्चन आता है कि अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए कौन सी प्रक्रिया लाभकारी है। तो अयस्क को जंग लगने से रोकने के लिए इस पर जो लाभकारी प्रक्रिया है वो है नीलन की। अरे यहाँ तो कुछ नीलन नहीं होगा, कुछ और होगा। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसको स्किप कर देते हैं। अगला आता है कि किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान में रुकावट आ जाती है। किस पदार्थ के लगाने से कटे स्थान पर रुकावट आ जाती है, वो है फेरिक क्लोराइड। अगला आता है कि विश्व में मानव ने किसका उपयोग किया था। सबसे पहले मानव ने जिस धातु का प्रयोग किया था तो उसका नाम था तांबा। तांबा का प्रयोग जो है सबसे प्रथम मानव के द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन के पेयजल में कॉपर का अधिकतम अनुमानित मान Mg/L में होता है तो 2.0 होता है। पेयजल में जो कॉपर का अधिकतम अनुमानित मान है वो 2.0 तक होता है। नेक्स्ट आता है कि वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी की ऊपर हरे रंग की बेकिंग कार्बोनेट की परत जम जाती है, वो है। अगर तांबे को काफी समय तक वायु में खुला रख दिया जाए तो उसमें क्या होता है कि हरे रंग की परत जमनी शुरू हो जाती है। वो होता है किसमें, बेकिंग कार्बोनेट की परत। नेक्स्ट आते हैं कि क्वांटम का अच्छा चालक। क्वांटम का अच्छा चालक से मतलब है विद्युत का अच्छा चालक। विद्युत को सबसे अच्छा चालक तो इसे चांदी होता है, लेकिन चांदी का प्रयोग क्या है कि विद्युत के लिए ज्यादा किया नहीं जाता है। सबसे ज्यादा जो काम में लाया जाता है वो है कॉपर। तो विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, कॉपर दूसरा सबसे अच्छा चालक, या फिर सबसे अधिक चालक होता है चांदी। नेक्स्ट है सोने के आभूषण बनाने में कौन सी सामग्री प्रयोग में लाई जाती है। तो अगर सोने के आभूषण बनाए जाते हैं वहां प्रयोग किया जाने वाला जो तत्व होता है वो है तांबा। तांबा धातु का प्रयोग किया जाता है किसमें, सोने के आभूषण बनाने हेतु। नेक्स्ट आता है कि नीला थोथा क्या होता है। तो कॉपर सल्फेट को बोलते हैं नीला थोथा, और हरा थोथा भी होता है और एक सफेद थोथा भी होता है। जो कैल्शियम सल्फेट होता है उसे सफेद थोथा बोलते हैं, और जबकि हरा थोथा बोलते हैं किसको, नाम याद नहीं आ रहा हमको भाई। नेक्स्ट आते हैं कि वाटर टैंकों में सैलों को नष्ट करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए किस क्रिया का प्रयोग हो रहा है, वो है कॉपर सल्फेट का। अगला आता है कि इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत का लेपन क्या कहलाता है। तो एसद लेपन। एसद लेपन इस किसी भी इस लोहे पर जिंक की पतली परत को चढ़ा दें तो इसे वो बोलते हैं एसद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन की प्रक्रिया क्यों अपनाई जाती है, लोहे पर जंग को लगने से रोकने के लिए। नेक्स्ट आता है कि चूहों को मारने की दवा है। तो जिंक फास्फाइड, जिंक जो फास्फोरस होता है या जिंक फास्फाइड होते हैं उनको चूहों की मारने वाली जो दवा है उसमें प्रयुक्त किया जाता है। अगला आता है कि रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है। तो रंगने में काम आने वाला तीखा पदार्थ है वो है जिंक फास्फेट। अगला आता है कि विद्युत का बेहतर चालक होता है। तो विद्युत का सबसे बेहतर चालक है जो वो है चांदी। विद्युत का सबसे बेहतर चालक तो चांदी है, किंतु प्रयोग में जो सबसे ज्यादा आता है वो है तांबा। तांबा का प्रयोग क्या किया जाता है, विद्युत में सबसे ज्यादा किया जाता है, दूसरे नंबर पर है विद्युत की चालकता में। नेक्स्ट आता है कि चांदी के बर्तन पर कुछ अव्यवस्थित होने के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं। तो चांदी में जो काला रंग पड़ता है वो पड़ता है चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण के चांदी का कलर जो है वो काले रंग में बदलने लगता है। नेक्स्ट आते हैं फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा है। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किसमें किया जाता है या फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जा रहा है। तो फोटोग्राफी में प्रयुक्त तत्व है वो है सिल्वर ब्रोमाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कृत्रिम वर्षा करवाने में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है। तो कृत्रिम वर्षा को करवाने में सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है।
कृत्रिम वर्षा में प्रयुक्त होने वाला तत्व सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट है, कौन सी वस्तु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली वस्तु है सोना। नेक्स्ट है कि बिजली की कच्ची और पीटकर पत्थर बनाए जाने योग्य सामग्री कौन सी है? तो पीटकर सबसे आघात, ये क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है यहाँ पर कि सबसे आघात वर्धनीय जो तत्व है वो कौन सा होता है? तो सोना। सोना ऐसा तत्व है जिसको पीट पीट कर 1 ग्राम सोने से 1 किलोमीटर तक की तार बनाई जा सकती है। तो सबसे आघात वर्धनीय तत्व जो है वो होता है सोना। नेक्स्ट आते हैं कि कौन सी वस्तु विवाविक भारी है? कौन सी वस्तु विवाविक भारी है? ये तो गलत क्वेश्चन है, समझ में नहीं आ रहा। नेक्स्ट है, हॉलमार्क का कंचन किस उत्पादों पर लगाया जाता है? तो हॉलमार्क जो होता है वो स्वर्ण से बने हुए आभूषण होते हैं जिन पर हॉलमार्क के निशान लगाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है शुद्ध सोना, प्योर गोल्ड होता है। तो प्योर गोल्ड की जो होता है 24 कैरेट होता है। नेक्स्ट आते हैं 18 कैरेट के कच्चे सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? तो 75%। अगर किसी भी सोने में 18 कैरेट सोना है तो वो उसमें जो प्रतिशत होगा 1824 का कितना है? 75%। उर्वरकों के निर्माण में कौन सी सामग्री प्रयोग में लाई जाती है? वो है पोटेशियम। नेक्स्ट है कि प्याज लहसुन में गंध में उपस्थित का कारण क्या होता है? तो पोटेशियम। प्याज लहसुन में ही सल्फर पाया जाता है और पोटेशियम, जिनके कारण क्या होता है? उन्हें गंध पाई जाती है। अगला आता है कि शुष्क सेल में अवरोधक का कार्य कौन करता है? तो शुष्क सेल में अवरोधक का कार्य करने के लिए होता है मैग्नीज डाइऑक्साइड। मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है शुष्क सेल में अवरोधक का कार्य करता है। किस तत्वों के लवणों द्वारा आकाशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? आकाशबाजी नहीं, आतिशबाजी। जो आतिशबाजी होती है उसमें होता है स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। बेरियम और स्ट्रॉन्सियम जो तत्व होते हैं, इन्हीं के कारण जो आकाशों में आतिशबाजी की जाती है तो उनमें जो कलर कलर के रंग आते हैं वो इन्हीं के कारणों से आते हैं। नेक्स्ट आता है कि एक रेडियोधर्मी तत्व के रूप में भारत में बड़े भंडार पाए जाते हैं। तो एक रेडियो धर्मी तत्व के रूप में भारत में सबसे बड़े भंडार मैंने पहले बताया कि केरल में जो मोनोजॉइट की रेत है उसमें सबसे बड़े तत्वों का भंडार पाया जाता है, वो है थोरियम। थोरियम एक रेडियोधर्मी तत्व है। नेक्स्ट आता है कि मोती की संरचना, मोती की रासायनिक संरचना कैसी है? तो मोती की जो रासायनिक संरचना है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। कैल्शियम कार्बोनेट से ही मोती बनता है। आते हैं अगली स्लाइड में कि सीमेंट का मुख्य घटक क्या होता है? तो सीमेंट का जो मुख्य घटक है रोइन पत्थर, रोइन पत्थर नहीं, चूना पत्थर। चूना पत्थर सीमेंट का मुख्य घटक के रूप में प्रयुक्त होता है। किस तत्व को प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है? किसी तत्व को प्राप्त करने हेतु जो बॉक्साइट का अयस्क होता है वो प्रमुख है एल्यूमिनियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन है? तो कल्पक्कम जो तमिलनाडु में स्थित एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसमें प्रयोग होता है यूरेनियम। नेक्स्ट आता है कि एलम यानी कि फिटकरी। फिटकरी जो है गंदे पानी को क्या करता है कि स्वच्छ कर देता है। वो किस प्रक्रिया के कारण करता है? तो वो प्रक्रिया है उसकी संकुचन। जो कंसंट्रेशन है संकुचन की प्रक्रिया के कारण होती है, वो फिटकरी के द्वारा गंदे पानी को भी स्वच्छ किया जाता है। नेक्स्ट है कि मोती पर्ल जो होते हैं मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो पिछली स्लाइड में हमने किया था कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनता है क्या? मोती। अगला आता है शुष्क सेल में किसके विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में जो विद्युत अपघट्ट मौजूद होते हैं उनका नाम है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड के विद्युत अपघट्टों के रूप में प्रयोग किया जाता है शुष्क सेल की बैटरियों में। आते हैं अगली स्लाइड में कि 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का विखंडन नाम है। 5% सोडियम बाइकार्बोनेट का विखंडन नाम है वो है बेकिंग सोडा का। मसाला मोर्टार, मोर्टार जो होता है एक मिश्रण है जल और बालू और चूने का। जल बालू और चूने का जो मिश्रण होता है उसे मोर्टार कहते हैं। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक यौगिक प्रयोग किया जाता है? तो इसको तो हम पहले भी कर चुके हैं, सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी में। इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है? तो इलेक्ट्रिक जो होता है हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर, उसकी जो कुंडली होती है उसमें नाइक्रोम के तारों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है स्टील लेंस। स्टील में कौन से तत्व विकसित होते हैं? स्टील लेंस, स्टील में जो है तो लोहे, क्रोमियम और कार्बन के तत्वों को मिश्रित किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिंक सल्फेट पर आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो जिंक सल्फेट का आमतौर पर प्रयोग किया जाता है कवकनाशी के रूप में। और जिंक
जिंक सल्फेट का ही प्रयोग किया जाता था, किसमें, उसमें चूहे को मारने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है कि बर्तन बनाने में प्रयुक्त जिंक सिल्वर की एक एलॉय है। तो बर्तन बनाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है उनमें है कॉपर, जिंक और निकेल। कठोर स्टील में क्या क्या होता है कि कठोर जो स्टील होता है उसमें पाया जाता है 5 से 1% के बीच कार्बन होता है। कार्बन को मिलाया जाता है किसमें, कठोर स्टील बनाने हेतु। नेक्स्ट आते हैं कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क है वो है बॉक्साइड। ऑक्सीड और बरकट टेप पर कौन सी रासायनिक पदार्थों का लेप रहता है, तो वो है आयरन ऑक्साइड का। नेक्स्ट है कि धातु की प्रकृति होती है, तो धातुओं की जो प्रकृति होती है वो धनात्मक होती है, द्रव्यात्मक नहीं, धनात्मक होती है, पॉजिटिव होते हैं। जबकि अधातु जो होती है, नॉन मेटल जो होते हैं, वो ऋणात्मक होते हैं। नेक्स्ट है कि पोर्टलैंड सीमेंट में कौन सी एक चूना, सिलिका, एल्युमिनियम और फेरिक ऑक्साइड की मात्रा का ही अनुपात है। तो ये है CaO, कार्बन डाइऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड है, सिलिका ऑक्साइड है, सिलिका डाइऑक्साइड है, और ये एल्युमिनियम डाइऑक्साइड है और फेरिक डाइऑक्साइड है। तो इन सभी को याद रखिएगा, पोर्टलैंड सीमेंट में इनका प्रयोग किया जाता है। सबसे सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्रयोग हो रहा है, फिर है सिलिका डाइऑक्साइड प्रयोग हो रहा है, फिर नेक्स्ट है एल्युमिनियम और ये है फेरस। नेक्स्ट आता है पोर्टलैंड सीमेंट में गाढ़ापन लाने हेतु मदद करती है। अरे पोर्टलैंड सीमेंट जो होती है उसमें गाढ़ापन नहीं, यहाँ कुछ और क्वेश्चन होना चाहिए था। नेक्स्ट आते हैं कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए जो मिश्रण के रूप में प्रयुक्त होता है, चूना पत्थर के साथ मृतिका मिलाई जाती है, मृतिका। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक कैल्शियम सल्फेट होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है COSO4 डॉट हाफ H2O। नेक्स्ट आते हैं कि जैसे कि एक बर्तन पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया में बर्तन को ऋण आवेशित किया जाता है, जबकि जस्ते को धन आवेशित किया जाता है। तो दोस्तों अभी तक हमने लगभग लगभग आधे स्लाइड को कवर कर लिए हैं, आधी स्लाइड अभी और शेष बची हुई है, और लगभग 1 घंटे का टाइम हो गया है, तो 1 घंटे अभी और भी लगने वाले हैं। तो आइए इनको अभी पूरा कर लेंगे, तभी इस क्लास को खत्म करेंगे। क्वेश्चन क्या है कि जैसा कि एक बर्तन पर विद्युत लेपन की प्रक्रिया में है बर्तन को ऋण आवेशित किया जाता है, जबकि जस्ते को धन आवेशित। नेक्स्ट आते हैं कि मायोग्लोबिन में कौन सी विशेषता होती है। तो मायोग्लोबिन में पाए जाते हैं क्या, आयरन, जिसको लोहा कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पदार्थ में जो अणु संगठन से संबंधित नहीं है, पदार्थ में जो अणु संगठन से संबंधित नहीं है वो है क्रोमियम। बिंदी बिंदी मिश्र धातु नहीं है, तांबा कोई मिश्र धातु नहीं है, यह क्या है, यह एक धातु तत्व है, तांबा, कॉपर। नेक्स्ट आता है कि फ्यूज टार्क किसके द्वारा बनाई जाती है। जो फ्यूज की तार होती है उसको बनाने के लिए टिन और शीशे के मिश्र धातु से बनाया जाता है। टिन और शीशा के मिश्र धातु से कौन बनता है, फ्यूज की तार बनाई जाती है। नेक्स्ट आता है किसके द्वारा बनाया गया मिश्र धातु हवाई जहाज और रेल डिब्बों में प्रयोग किया जाता है। तो जो एल्युमिनियम के मिश्र धातु से बनते हैं उनको हवाई जहाज और रेल के डिब्बों में प्रयुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट आता है स्वचालित वाहनों के निवारण और विश्लेषण का विश्लेषणात्मक अभिकारक कौन सा है, लेड अर्थात सीसा। स्वचालित वाहनों के निवारण और विश्लेषणात्मक में अभिकारक के रूप में कौन है, लेड अर्थात की सीसा। नेक्स्ट है पीतल में कौन सी धातुएं होती है। तो पीतल में जो दो मिश्र धातु पाई जाती है वो है तांबा और जस्ता। तांबा और जस्ता के मिलाने से पीतल बनता है, जबकि तांबा और टिन को मिला देने से क्या बनेगा, कांसा। नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया में सोने के रूप में प्रायः कौन से पदार्थ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिकल प्रक्रिया में सोने के रूप में प्रयुक्त होने वाले पदार्थ हैं वो है चांदी प्लस टिन। धातुएं सुचालक होती हैं क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातुएं क्या होती हैं, विद्युत और उष्मा दोनों की क्या होती हैं, सुचालक होती हैं। इसका कारण क्या है कि उनमें जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं वो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, धनायन होते हैं। नेक्स्ट है माउथ वॉश और टूथपेस्टों में कौन से यौगिक आमतौर पर प्रयोग किया जाता है। तो माउथ वॉश के लिए और टूथपेस्टों के लिए जो प्रयोग होने वाले आमतौर पर कंपाउंड है, यौगिक है, वो का नाम है फ्लोराइड। अगला आता है कि कांच को गहरा नीला रंग किसके द्वारा मिलता है। तो कांच को गहरा नीला रंग जो है वो मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा।
कांच को गहरा और नीला रंग मिलता है कोबाल्ट ऑक्साइड के द्वारा। नेक्स्ट आते हैं कि एसद लेपन में क्या होता है। एसद लेपन का मतलब है गैल्वेनाइजेशन में, किसी भी लोहे में जंग से बचाने के लिए उसमें एक जस्ते की परत चढ़ा देना। तो लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने के लिए क्या होता है, एसद लेपन। नेक्स्ट आते हैं यूरेनियम के रेडियोधर्मी विद्युत के फलस्वरूप अंततः क्या बनता है। तो यूरेनियम के रेडियोधर्मी विद्युत के फलस्वरूप अंततः बनता है थोरियम। बंगाल की खाड़ी में भूजल की गुणवत्ता प्रदूषित होती है। तो बंगाल की खाड़ी में जो उपलब्ध जल है उसकी गुणवत्ता को प्रदूषित करने के लिए जिम्मेवार तत्व है वो है आर्सेनिक। आर्सेनिक क्या करता है, एक जल प्रदूषक तत्व है। जल में आर्सेनिक की अनुमानित ऊपरी सीमा कितनी है। तो जल में आर्सेनिक की जो अनुमानित ऊपरी सीमा है वह 0.05 mg/लीटर है। कांच होता है, कांच क्या होता है, तो कांच होता है एक एडिटिव द्रव। कांच एक एडिटिव द्रव होता है। नेक्स्ट आता है पायरेटिक्स। पायरेटिक्स कांच का चिकित्सीय बनाने के लिए क्या उत्तरदायी है, बोरिक अम्ल। पायरेटिक पायरेटिक कांच को चिकित्सीय बनाने के लिए उत्तरदायी है बोरिक एसिड, बोरिक एसिड। नेक्स्ट आता है कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है। तो कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए रेसे कांच का प्रयोग किया जाता है। फोटोमेटिक कांच में काली रंग होने का गुण निम्नलिखित में से कारण होता है। फोटोमेटिक कांच में काली रंग, गहरा रंग होने के लिए निम्नलिखित में से कारण होता है। इसका है रजत ब्रोमाइड। शुद्ध जल होता है तो शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है, और जिसका पीएच वैल्यू 7 होता है वो क्या होता है, उदासीन होता है। अगर 7 से कम होगा तो वो एसिडिक होगा, अगर 7 से ज्यादा होगा तो बेसिक होगा। लेकिन अगर किसी का 7 है तो वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, उदासीन होगा। तो जल क्या होता है, उदासीन होता है, और ये होता है जिसका पीएच वैल्यू 7 होती है। नेक्स्ट है कि 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना होता है। तो 10 मोल जल का जो द्रव्यमान है वो होता है 180 जी, 180 ग्राम होता है 10 मोल जल का द्रव्यमान। पानी का घनत्व अधिकतम होता है तो पानी की जो अधिकतम डेंसिटी होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस होता है उसी समय पानी की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री, पानी की डेंसिटी है जो सर्वोत्तम होगी। नेक्स्ट आते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में, हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है, हाइड्रोजन के कारण होता है। जल में उपलब्ध हाइड्रोजन की मात्रा के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का क्वथनांक अधिक होता है। नेक्स्ट आते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या था। जल का रासायनिक सूत्र आप सब जानते ही हैं, H2O। नेक्स्ट आता है कि पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक और जमनांक क्या होंगे। तो अगर पानी में नमक को मिलाया जाता है तो उसका क्वथनांक जो होगा, जैसे जब हम सब्जी बनाते हैं उनमें नमक मिला देते हैं तो क्या होता है, क्वथनांक बढ़ जाता है। अगर लेकिन जमनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो जमनांक घट जाता है और क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट आता है पोटेशियम परमामैग्नेट जल को कीटाणु रहित बना देता है। पोटेशियम परमामैग्नेट क्या करता है, जल को कीटाणु रहित बनाना है। अगला आता है कि जल की स्थायी कठोरता का कारण क्या है। तो जल की स्थायी कठोरता का मुख्य कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट की उपस्थिति। जल में मौजूद कैल्शियम और मैग्नीशियम को जो बाइकार्बोनेट है वो जल को क्या करते हैं, स्थायी कठोरता प्रदान कर देते हैं। नेक्स्ट आता है एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है। तो एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का जो प्रमुख कार्य है न्यूट्रॉन की गति को कम कर देना। न्यूट्रॉन की गति को कम करने के लिए मंदक के रूप में कौन कार्य करता है, भारी जल। भारी जल का सूत्र क्या होता है, D2O। नेक्स्ट आता है कि भारी जल हैवी वाटर आमतौर पर क्या होता है, ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। नेक्स्ट आता है कि भारी पानी वह होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान क्या ले लेता है, ड्यूटेरियम ले लेता है। मैंने पढ़ाया था जब ड्यूटेरियम के आइसोटोप, सॉरी हाइड्रोजन के आइसोटोप, तो हाइड्रोजन के आइसोटोप कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक होता है पोट्रियम, फिर एक होता है ड्यूटेरियम, फिर एक होता है ट्रिटियम। तो जो ड्यूटेरियम होता है वही क्या होता है, भारी जल होता है। नेक्स्ट आते हैं कि भारी जल एक प्रकार का क्या है, तो भारी जल एक प्रकार का मिश्रण होता है, एलिगेशन है। नेक्स्ट है कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। कार्बन का परमाणु संख्या 7 होती है, सॉरी 7 नहीं 6 होती है, 7 तो नाइट्रोजन की होती है। कार्बन क्या है, एक अधातु है। नेक्स्ट आते हैं हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप हैं। तो हीरा और ग्रेफाइट जो हैं वो कार्बन के अपरूप होते हैं।
नेक्स्ट आ जाता है कि नाभिकीय रिएक्टर में ग्रेफाइट के मध्यांतर, ग्रेफाइट जो है मध्यांतर के रूप में प्रयोग किया जाता है। ग्रेफाइट, तो ये उल्टा क्वेश्चन दे दिया। जो नाभिकीय रिएक्टर में है मंदक के रूप में प्रयोग किया जाने वाला मध्यांतर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला तत्व है वो कौन सा है, वो है ग्रेफाइट। आते हैं अगले क्वेश्चन में कि रेडियो कार्बन डेटिंग की प्रक्रिया होती है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग की जो प्रक्रिया हो, जीवाश्म आयु का अध्ययन, किसी भी चट्टान की जीवाश्म का पता करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाएगा। अगर पृथ्वी की आयु को ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या होते हैं, यूरेनियम डेटिंग होती है। तो यूरेनियम डेटिंग और कार्बन डेटिंग दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपको याद रखने होंगे। नेक्स्ट आता है कच्ची चीनी को रंगहीन करने हेतु प्रयोग किया जाता है। तो कच्ची चीनी को अगर रंगहीन करना है, उसको साफ करने में जो प्रयोग किया जा रहा है वो प्रयोग किया जाता है एनिमल चारकोल का। एनिमल चारकोल का प्रयोग किसमें हो रहा है, चीनी को साफ करने हेतु। नेक्स्ट आता है भूरा कोयला कहा जाता है। तो लिग्नाइट क्या होता है, एक भूरा कोयला होता है जो कि एक निम्न कोटि का कोयला होता है, जबकि सबसे अच्छे किस्म का कोयला कौन होता है, एंथ्रेसाइट, फिर उसके बाद आता है बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर आता है अंतिम में पीट कोयला। अगला आ जाता है कि मुलायम कोयले के नाम से भी जाना जाता है। तो जो बिटुमिनस कोयला है तो एक मुलायम कोयला होता है, जबकि एंथ्रेसाइट जो होता है वो काफी कठोर प्रकृति का कोयला होता है। सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है, तो सामान्य किस्म का कोयला बिटुमिनस जो है एक सामान्य किस्म का ही कोयला है। उच्च कोटि का कोयला, उच्च कोटि का जो कोयला होता है वो है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट क्या होता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्बन की मात्रा पाई जाती है और यही सबसे उच्च क्वालिटी का होता है, जो कि भारत में जम्मू कश्मीर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। वाहनों में निकलने वाले प्रदूषक गैस मुख्यतः क्या है, तो वाहनों से जो निकलने वाली प्रदूषक गैस होती है उनमें मुख्यतः CO निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा क्या होता है, वाहनों से निकलते हैं प्रदूषण। नेक्स्ट है कौन सी गैस वायु को प्रदूषित करती है। तो वायु को प्रदूषित करने के लिए जो सबसे ज्यादा जिम्मेवार गैस है उसका नाम है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अगले स्लाइड में आ गए। क्वेश्चन है कि कौन सी गैस प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। बिना CO2 के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं हो सकती है। नेक्स्ट आते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में पौधों के द्वारा कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है, तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों को द्वारा। नेक्स्ट आता है रात को पेड़ के नीचे नहीं सोने की सलाह दी जाती है। रात में क्या है, पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो पेड़ होते हैं रात में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं, जबकि दिन में क्या करते हैं, दिन में ऑक्सीजन का उत्सर्जन करते हैं। तो इसीलिए रात में नहीं सोना चाहिए, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन कर रहे हैं। नेक्स्ट आते हैं आग बुझाने में काम आने वाली गैस कौन सी है, तो आग में बुझाने के समय जो गैस प्रयोग की जाती है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, CO2 को। अग्निशमन यंत्र जो होते हैं उनमें समय क्या भरी रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड भरी रहती है। चूने का पानी वायु में रखने पर दूषित हो जाता है। चूने का पानी वायु में रखने पर दूषित हो जाता है, ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, वायुमंडल में CO2 की उपस्थिति के कारण जो चूने का पानी होता है अगर उसको वायु के समक्ष रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है, दूषित हो जाता है। नेक्स्ट आता है सूखी बर्फ। जो सूखी बर्फ बोले तो आइस बर्फ, आइस बर्फ नहीं कुछ और बोलते हैं। सूखी बर्फ जो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठोस ये जो शादी वादी में उसको बोले तो धुआं के रूप में प्रयोग करते हैं ना, वो सूखी बर्फ ही होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2। नेक्स्ट आता है कि कौन सी गैस पौधों पर प्रभाव डालती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पौधों पर प्रभाव डालती है। नेक्स्ट आते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस। तो जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी सबसे ज्यादा है वो है कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2। CO2 के द्वारा क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है वो और ज्यादा बढ़ती जा रही है। आते हैं अगले में कि कंप्यूटर के IC चिप प्रायः बनाए जाते हैं। तो कंप्यूटर के IC चिप्स मुख्यतः सिलिकॉन से बनाए जाते हैं। सिलिकॉन क्या है, एक अर्धचालक है, अधातु अर्धचालक होता है जिनमें क्या होते हैं कि कंप्यूटर के IC चिप्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज किससे बनता है, तो क्वार्ट्ज बनने में प्रयोग होता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड का। सिलिकॉन डाइऑक्साइड से क्वार्ट्ज बनाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है वातावरण हवा में सबसे प्रचुर गैस कौन सी है, तो वातावरणीय हवा में सबसे ज्यादा प्रचुर गैस पाई जाने वाली है वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन का परसेंट कितना होता है, लगभग होता है, नाइट्रोजन का परसेंट लगभग कितना 46% संभवतः होता है। नेक्स्ट आता है कि नाइट्रोजन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रोजन को जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है N2 और नाइट्रोजन का परमाणु संख्या होती है 7।
नेक्स्ट है प्रकाशीय रासायन कोहरे बनने के समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? जब प्रकाशीय रासायन कोहरे बनते हैं उस समय नाइट्रोजन ऑक्साइड क्या होती है? उत्पन्न होनी प्रारंभ हो जाती है। आते हैं नेक्स्ट, एक सामान्य वायुमंडलीय गैसीय प्रदूषक को उद्योग में बहुत उपयोगी पाया गया है जब वह शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है। इससे हृदय रोग की चिकित्सा होती है और इससे आश्चर्यजनक दवा के लिए पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो वह कौन से? नाइट्रस ऑक्साइड। सीधा सा मतलब यही है कि जो शरीर में शरीर की कोशिकाओं में उत्पन्न होता है, हृदय रोग की चिकित्सा इससे होती है। तो ये है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र होता है NO2, जो कि हंसने वाली गैस भी है यही। नेक्स्ट आते हैं कि डॉक्टरों द्वारा एनास्थीसिया के रूप में प्रयोग की जाने वाली हास्य गैस लाफिंग गैस है, वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड का सूत्र हमने पहले बताया कि NO2 होता है, जो कि हंसाने वाली गैस डॉक्टरों के द्वारा प्रयुक्त की जाती है और इसके इलाज के लिए एनास्थीसिया के रूप में भी प्रयोग होती है। नेक्स्ट आते हैं अम्लीय वर्षा। एसिड रेन का प्रमुख कारण क्या होता है? एसिड रेन अम्लीय वर्षा होने के लिए दो तत्वों का मिलना बहुत जरूरी है। वो है, एक तो है नाइट्रोजन ऑक्साइड और एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और एक है सल्फर डाइऑक्साइड। इन दोनों के मिलने से क्या होती है? एसिड रेन होती है, अम्लीय वर्षा होती है। जो वर्षा का पानी होता है उसका पीएच क्या होता है? 7 से नीचे घट जाता है, तो उसे ही क्या बोलते हैं? एसिड रेन कहते हैं। आते हैं अगला, किस कारण से स्टोन कैनियन होता है? स्टोन कैनियन का मतलब यह है कि जो संगमरमर के पत्थर होते हैं उनका क्षरण प्रारंभ हो जाता है। तो ये होता है अम्लीय वर्षा के कारण। जैसे कि जो ताजमहल है उसका क्षरण प्रारंभ हो चुका है, वो हुआ है अम्लीय वर्षा के कारण से। अगला आता है, गोताखोरों द्वारा लेने के लिए किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो जो गोताखोर होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ हीलियम को मिक्स कर लेते हैं, उनके द्वारा गैस का प्रयोग किया जाता है सांस लेने हेतु। नेक्स्ट आते हैं कि दमा, जो अस्थमा के रोगी होते हैं वायु के स्थान पर क्या दी जाती है? तो जो अस्थमा के मरीज होते हैं, दमा के शिकार होते हैं, उनमें भी हीलियम और ऑक्सीजन को मिक्स करके ऑक्सीजन दी जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि अस्पतालों में कृत्रिम गैसों के लिए प्रयुक्त ऑक्सीजन के मिश्रण का प्रयोग होता है। तो जहां भी कृत्रिम गैस बनाई जाएगी सांस लेने के लिए, वहां सब में क्या प्रयोग किया जाएगा? ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम का प्रयोग जरूर होगा। गुब्बारों में भी इसी का प्रयोग होता है, हीलियम को ही भरा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, मानव शरीर का मुख्य तत्व क्या होता है? तो मानव शरीर में पाए जाने वाले प्रमुख तत्वों में कैल्शियम तो है ही है, साथ साथ ये पी फास्फोरस भी होता है। अगला क्वेश्चन आता है कि दवाओं में केनामाइन का उपयोग होता है लाल फास्फोरस। थोड़ा इसे गलत है। लाल फास्फोरस का जो प्रयोग होता है वो होता है दिया सलाई में। तो दिया सलाई में किसका उपयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का। अगला आ जाता है, हकीकत और दांतों में 50% होता है कैल्शियम फास्फेट। हकीकत नहीं, हड्डियों और दांतों में होता है 50% पाया जाता है, वो पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। अगला है कि अमोनिया का एक गुण कौन सा है? इसके जल में घुलनशीलता में लाल लिटमस नीला हो जाता है। तो अमोनिया जो होता है इसका प्रमुख गुण है कि जल में जो घुलनशीलता है इसमें लाल लिटमस नीला हो जाता है। अगला आता है कि जल में अमोनिया ही घुलनशील है। जल में अमोनिया घुलनशील है, बात सही है। नेक्स्ट आता है कि घरेलू प्रशीतक तत्व में सामान्यतः कौन से प्रशीतक प्रयोग में लाए जाते हैं? घर में जैसे कि फ्रिज वगैरह का जो प्रयोग होता है उसमें अमोनिया गैस ही प्रयुक्त होती है। अमोनिया गैस गैस के रूप में प्रयोग किसके रूप में प्रयुक्त हो रही है? प्रशीतक के रूप में प्रयोग होती है। नेक्स्ट आता है अश्रु गैस। टीयर गैस क्या होती है? आंसू गैस, जो पुलिस के द्वारा कभी कभी भीड़ भाड़ को नियंत्रित करने के लिए टीयर गैस छोड़े जाते हैं आंसू गैस, उसमें भी अमोनिया गैस पाई जाती है। आते हैं अगले में, पीतल के बर्तन की कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण को निकालने वाला यौगिक है अमोनिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है पीतल के बर्तन को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण को निकालने वाला यौगिक है। आते हैं अगले में कि वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली हो जाती हैं? तो अगर वायुमंडल में SO2 अर्थात सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होती है तो जो पेड़ की पत्तियां हैं वो काली पड़ जाती हैं। नेक्स्ट आते हैं कि एक शुष्क गैस में किसका इलेक्ट्रोलाइट की तरह इस्तेमाल किया जाता है? तो इलेक्ट्रोलाइट के रूप में इस्तेमाल किया जाने वाला तत्व है वो है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड का प्रयोग होता है शुष्क गैस में किसके रूप में? इलेक्ट्रोलाइट के रूप में।
नेक्स्ट आता है किंग ऑफ केमिकल्स, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ केमिकल जो है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसका फार्मूला होता है, तो H2SO4 इसकी को कहा जाता है रसायनों का राजा। नेक्स्ट आता है कि रसायन उद्योग में कौन सी तेजाब मूल रसायन माना जाता है? तो H2SO4 जो है वो मूल रसायन के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट आता है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है, तो एक जो कार की बैटरी होती है उनमें प्रयुक्त किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। एक नेक्स्ट है कि बैटरी में कौन सा सॉरी बैटरी में कौन सा एकिड्रिक होता है? अरे इसका मतलब यही है कि बैटरियों में जो प्रयुक्त होने वाला तत्व कौन सा है? बैटरियों में क्या संग्रहित होता है? तो बैटरियों में जो संग्रहित होता है वो होता है क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। नेक्स्ट आता है कि तनु गैसों की ज्योति किनके साथ उत्पन्न होती है? तो तनु गैसों की जो ज्योति है वो हाइड्रोजन के साथ उत्पन्न होती है। शक्कर और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया के कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं? सॉरी, शक्कर नहीं होगा, यहाँ होगा शर्करा। शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो उसके दौरान फिर क्या उत्पन्न होता है? तो उसके दौरान फिर उत्पन्न होता है जो उत्पाद होता है उसे बोलते हैं कार्बन। आते हैं अगले में कि हाइड्रोजन की सबसे प्रतिक्रियाशील कौन सी अभिक्रिया होती है? तो जो सबसे प्रतिक्रियाशील धातु है वो उसका नाम है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है हाइड्रोजन समूह का तत्व है और ये है सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील। नेक्स्ट आते हैं कि थायराइड के दूषित कार्यों को दूर करने के लिए आयोडीन को किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो थायराइड के दूषित कार्यों को दूर करने के लिए आयोडीन को पोटेशियम आयोडाइड के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की आचंकी बोतल में नहीं रखी जाती क्योंकि यह अपक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। तो जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कांच की बोतल में नहीं रखी जाती क्योंकि ये क्या कर लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है। आते हैं अगले में, अक्ष गैसों की खोज करने का श्रेय किसे है? तो अक्रिय गैस को खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रैमजे। रैमजे ने क्या किया था? अक्रिय गैसों की खोज की थी। अगले क्वेश्चन है कि गहरे समुद्र में गोताखोरों के लिए ऑक्सीजन के तनुकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसको हमने बताया था कि हीलियम और ऑक्सीजन जो होता है इसको मिक्स को गोताखोरों के द्वारा प्रयोग किया जाता है किसमें? कृत्रिम गैस के रूप में। इसी का प्रयोग किसमें होता है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी होता है, अस्पतालों में प्रयोग किया जाता है जब कृत्रिम ऑक्सीजन किसी को दिया जाता है। और इसी का प्रयोग गुब्बारे भरने में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वायु भरे गुब्बारों में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा दी जाती है अधिक महत्व क्योंकि वायु के साथ क्या है? दहन नहीं होता है हीलियम। नेक्स्ट आता है विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस कौन सी है? तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो से है नियोन। नियोन गैस विद्युत बल्ब में प्रयुक्त गैस है। आते हैं अगले में, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं पाई जाती? तो रेडॉन। रेडॉन गैस जो है ये जब पृथ्वी पर भूकंप आते हैं भूकंप आने से थोड़ा पहले रेडॉन गैस का उत्सर्जन होता है। इसी के द्वारा यह पता लगा लिया जाता है कि अब भूकंप आने वाला है। तो इसलिए क्या होती है? ये नोबल गैस जो है ऑक्सीजन में वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी अक्रिय गैस है जो यौगिकता बनाती है अर्थात एक कंपाउंड का निर्माण कर रही है? तो वो है जीनोन। जीनोन जो अक्रिय गैस है वो यौगिकता का निर्माण बना करती है। नेक्स्ट आता है कि कैंसर के उपचार के लिए कौन सी प्रयुक्त की जाती है उत्कृष्ट गैस? तो रेडॉन। रेडॉन का प्रयोग किया जाता है कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 के रूप में किया जाता है रेडॉन गैस का। नेक्स्ट आता है कि हीरे की क्रिस्टलीय बनावट क्या है? तो हीरा की जो है ये कार्बन का अपरूप होता है, तो इसकी क्रिस्टलीय बनावट क्या है? ये कार्बनिक है। अगला आ जाता है कि वायुयान के टायरों में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? वायुयान के टायरों में जो प्रयोग किया जाने वाला गैस है वो हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है बिंदी बिंदी हाउस ना हाउस गैसों के उत्पन्न में किस देश का योगदान है? अरे ग्रीन हाउस गैसों के उत्पन्न होने में किस देश का योगदान है? तो वो भारत। भारत में क्या है? काफी ज्यादा CO2 की मात्रा काफी ज्यादा होती है जिस कारण से क्या होता है यहाँ ग्रीन हाउस गैसों का उत्पन्न ज्यादा उत्पादित होती है। नेक्स्ट आता है ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह कौन सा है? तो वो जो परत है ओजोन परत वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत मौजूद होती है।
नेक्स्ट है कि भारी पानी यानी भारी जल की खोज करने वाले कौन है? तो भारी जल के खोज करता है वो है एच सी यूरे। यहाँ जी यूरे लिखा है, ये गलत है, एच सी यूरे इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आता है कि कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम को निकालने, कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो ऑक्साइड मौजूद होते हैं कठोर जल में, उनको अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं डिफ्लोरेशन। नेक्स्ट आता है तापीय विद्युत के मुख्य गैसीय प्रदूषक हैं। तो तापीय विद्युत के मुख्य गैसीय प्रदूषक जो है वो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2। हीरा और ग्रेफाइट होते हैं, तो ये होते हैं एलोट्रॉप्स। एलोट्रॉप्स का मतलब होता है अपरूप, ये कार्बन के दोनों क्या हैं? अपरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। नेक्स्ट आता है कि वनस्पत तेल के डलडाई और वनस्पत घी बनाने में कौन सी प्रक्रिया इस्तेमाल की जाती है? तो वनस्पत तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण होता है उसी के कारण क्या होता है? वनस्पत घी बनने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। नेक्स्ट आता है वनस्पत घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजनीकरण। आते हैं नेक्स्ट, वायुमंडल में हाइड्रोजन क्यों नहीं पाया जाता? वायुमंडल में हाइड्रोजन का ना पाए जाने का प्रमुख कारण है कि यह गैस क्या होती है? बहुत हल्की होती है। हल्की अधिक अत्यधिक हल्की होने जाने के कारण यह क्या है? वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं कि यदि पृथ्वी के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड ना हो तो भूमि का तापमान क्या होगा? तो काफी कम हो जाएगा। जो भूमि पर तापमान होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की अधिक मात्रा के कारण ही होता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ना हो तो क्या होगा? इसका तापमान बहुत कम हो जाएगा। नेक्स्ट आता है बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है? तो बैटरी में जो है एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो है प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं कि जल का शुद्धतम रूप क्या है? वर्षा का जल। वर्षा का जल जो होता है वो सबसे ज्यादा शुद्धतम होता है, जो कि जिसका पीएच वैल्यू 7 होती है। नेक्स्ट आता है कि कालीन की सफाई के बाद जल में उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा को क्या कहते हैं? तो कालीन की सफाई के बाद जल में जो उपलब्ध क्लोरीन की मात्रा है उसे अपशिष्ट क्लोरीन कहते हैं। अगला आता है कि सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या आते हैं? जो सिगरेट होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन के तत्व मौजूद होते हैं, जो कि क्या है? प्रदूषक है। नेक्स्ट आते हैं पौधों के नाइट्रोजन को किस रूप में लेते हैं? तो पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला जाता है कि यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां कम हो जाए तो किसकी कमी होगी? ऑक्सीजन की, क्योंकि ऑक्सीजन को कौन उत्पन्न कर रहा है? वनस्पतियां, पेड़ पौधे जो हैं उन्हीं के द्वारा ऑक्सीजन को उत्पन्न किया जा रहा है। अगर वही कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा अपने आप घट जाएगी। ऑटोमोबाइल द्वारा उत्पन्न मुख्य नुकसानदेह गैस जो वायु प्रदूषण करती है कौन सी है? तो वह है कार्बन मोनोऑक्साइड। जो उद्योगों द्वारा जहां परिवहन का निर्माण होता है उनके द्वारा जो मुख्य प्रदूषक गैस प्रोड्यूस की जा रही है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO से प्रेजेंट करते हैं। कौन सी गैस जो न्यूनतम तापमान पर रंग बदल देती है? अगर तापमान एक निश्चित सीमा से न्यूनतम हो जाए तो जो हाइड्रोजन गैस है वो अपना रंग क्या करती है? बदल देती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, बारूद एक मिश्रण होता है। तो बारूद में मिश्रण होता है नाइट्रेट, सल्फर और चारकोल का। तीन चीजें मिक्स होती हैं बारूद में, एक है नाइट्रोट, सल्फर और चारकोल। नेक्स्ट आते हैं कि जब शुष्क KNO3 में सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया जाता है तो भूरे धुएं निकलता है। यह धुआं होता है NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है जो KNO3 और सल्फ्यूरिक एसिड के मिलाए जाने से बनता है। नेक्स्ट आते हैं रबर के बालकरणीकरण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रबर के बालकरणीकरण में जिसका प्रयोग किया जा रहा है वो है सल्फर। नेक्स्ट आता है कि पुरातात्विक खोजों के काल में कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। तो कार्बन डेटिंग में जो है किसी भी चट्टानों का जो पता लगाने के लिए किया जाता है वो कार्बन जीवाश्मों का पता लगाने के लिए किया जाता है, वो किसका किया जाता है? कार्बन 14 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो वो है ऑक्सीजन O2, मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट आता है कि जीव विज्ञान की दृष्टि से हाइड्रोजन के अलावा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो अगर जीव मंडल में देखा जाए सबसे ज्यादा तत्व तो हाइड्रोजन पाया जाता है, लेकिन उसके बाद दूसरा तत्व सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व होता है वो है हीलियम। एक है इलेंथ्रिक बल्ब नहीं, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? तो फ्लोन्ट कार्बन का नहीं, फ्लोन्ट कांच का। फ्लिंट कांच होता है। इलेक्ट्रिक बल्ब के निर्माण में फ्लिंट कांच का प्रयोग किया जाता है।
आते हैं नेक्स्ट कि रासायनों का राजा कहलाता है, तो इसको हम पहले भी कर चुके हैं। रासायनों का राजा जो है, किंग ऑफ केमिकल्स, वो है H2SO4 अर्थात सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट है आयनों के ऑक्साइड प्राय होते हैं, तो जो आयनों के ऑक्साइड होते हैं वो प्राय क्षारीय होते हैं, बेसिक होते हैं। हीरा एक कैरेट लगभग कितने बराबर होता है, तो एक कैरेट हीरे का भार जो होता है लगभग 200 मिलीग्राम के आसपास होता है। नेक्स्ट आता है फास्फोरस प्रचुरता में पाया जाता है, तो फास्फोरस की प्रचुरता पाई जाती है प्रोटीन में। नेक्स्ट आता है कि कौन सा पदार्थ एक अधि स्थिर तरल है, सुपर कूलेड लिक्विड है, वो है कार्बन। सुपर कूलेड लिक्विड कौन सा है, वो है कार्बन। नेक्स्ट आता है क्वार्ट्ज का क्रिस्टलीय रूप क्या कहलाता है, तो क्वार्ट्ज का जो क्रिस्टलीय रूप होता है उसे सिलिका कहते हैं। नेक्स्ट आता है कि वह गैस जो वनस्पति के निर्माण में प्रयुक्त होती है, तो वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के द्वारा ही तो हाइड्रोजनीकरण होता है वनस्पति तेलों का। अब वनस्पति तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाता है तो वो क्या होता है, वनस्पति घी में तब्दील हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है तत्व जो उर्वरक में नहीं पाया जाता है, तो उर्वरक में प्रयोग होता है नाइट्रोजन का प्रयोग होता है, फास्फोरस का प्रयोग होता है, लेकिन क्लोरीन का प्रयोग नहीं होता है। आते हैं अगली स्लाइड में। आयतों में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है, आयनों में सामान्यतः कौन सा गुण पाया जाता है, तो आयनों में पाया जाने वाला प्रमुख गुण है वो है भंगुरता। नेक्स्ट आता है कि भाप अंगार गैस की एक मिश्रण होती है। भाप अंगार गैस जो है वह एक मिश्रण होती है, इसमें दो चीज मिली होती है, एक तो होती है सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड और एक होता है हाइड्रोजन। कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, भाप अंगार गैस बन जाती है। नेक्स्ट आ जाता है पराध्वनिक जेट प्रदूषण पैदा करता है पतला करके। तो जो पराध्वनिक जेट विमान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो ओजोन की परत है उसको पतला करते हैं, जिससे क्या होता है, प्रदूषण होता है और क्या होती है, ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है वो बढ़ जाता है। नेक्स्ट आ जाता है पायराइट एसक को जलाने, पायराइट एसिड को जलाने में मदद करता है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अगला आता है कि वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है, वह हाइड्रोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी के रूप में किया जाता है वो है आयोडीन। नेक्स्ट आता है कि जीवन संधि के कितने प्रकार के उत्पादन की क्रियाएं अज्ञात हैं, वो है बायोडीजल। नेक्स्ट आता है कि प्रकृति में बड़ी मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन क्या है, तो प्रकृति में जो सबसे बड़ी मात्रा में पाए जाने वाला कार्बन होता है वो है सेल्यूलोज, जो किसमें पाया जाता है, पेड़ पौधों में पाया जाता है, वनस्पतियों में। कपूर किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो प्रकूर कपूर को उत्पन्न करने के लिए ऊर्ध्वपातन अर्थात कि सब्लिमेशन, सब्लिमेशन से क्या प्रयोग किया जाता है, कपूर। नेक्स्ट आता है कि ठोस कपूर जो होता है उसको वाष्प बनने को किस क्रिया को क्या कहते हैं, तो ठोस कपूर जो होता है वो सीधे गैस से किस में परिवर्तित हो जाता है, वो हो जाता, नहीं, ठोस से जो होता है वो सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो ये परिवर्तित होता है ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा, जिसे सब्लिमेशन भी कहते हैं। आते हैं अगले में, गैसोलीन जो मोटर गैस के रूप में प्रयुक्त होता है मिश्रण है किसका है, ये पेट्रोल और अल्कोहल का मिश्रण है। गैसोलीन जो मोटर गैस के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो इसमें होता है पेट्रोल प्लस अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाते हैं भारी वाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है, तो भारी वाहनों में डीजल का उपयोग होता है उच्च क्षमता और दक्षता के लिए। नेक्स्ट आते हैं व्यापारिक वहीकलन की कच्ची सामग्री होती है, तो व्यापारिक, सॉरी ये कुछ क्वेश्चन गलत है, तो ये है पेट्रोलियम। व्यापारिक व्यापारिक वाहन की कच्ची सामग्री क्या है, पेट्रोलियम है। नेक्स्ट आता है कि पैराफिन का एक उप उत्पाद क्या है, पैराफिन मोम जो होता है ये किसका एक उप उत्पाद आता है, जो पेट्रोलियम होता है उसके परिशोधन के बाद जो एक निकलता है तो वो निकलता है क्या है, पैराफिन मोम होता है, जो क्या है कि पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद है। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम का मुख्य घटक क्या होता है, तो पेट्रोलियम का जो मुख्य प्रमुख घटक है वो है ऑक्टेन। अब पेट्रोलियम को मापा भी किसमें जाता है, ऑक्टेन में ही मापा जाता है। पेट्रोलियम की शुद्धता को मापने में प्रयोग होता है ऑक्टेन का। नेक्स्ट आता है पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम वैक्स जो है उसे क्या बोलते हैं, उसे पैराफिन मोम बोला जाता है, जो कि क्या है, पेट्रोलियम का एक उप उत्पाद है। नेक्स्ट आ जाता है कि गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता का पता कैसे लगाया जाता है, तो गैसोलीन के नमूने की गुणवत्ता को पता लगाने के लिए इसकी ऑक्टेन रेटिंग्स देखा जाता है। नेक्स्ट आता है कि गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है, गैसोलीन में ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्यों, क्योंकि यह पेट्रोलियम के दहन में कमी लाता है।
अगर गैसोलीन को नहीं मिलाया जाएगा तो पेट्रोल क्या होगा, जल्दी जल जाएगा, इसीलिए गैसोलीन को मिलाया जाता है। नेक्स्ट है कार के इंजन में नॉकिंग को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो कार के इंजन में नॉकिंग को कम करने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो है इथाइल अल्कोहल। आते हैं अगली स्लाइड में कि सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस के मुख्य मिश्रण कौन सी गैस होती है। तो सेप्टिक टैंक से निकलने वाली गैस की मिश्रण होती है मीथेन गैस। गोबर गैस में मुख्य अवयव क्या होता है। तो गोबर गैस में क्या है, मीथेन गैस ही पाई जाती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है। तो मीथेन क्या है, एक प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव ही है। नेक्स्ट आता है बायोगैस। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तो यह भी मीथेन होगा इसका आंसर। नेक्स्ट है दलदली भूमि मस्टर्ड लैंड में कौन सी गैस निकलती है। जैसे धान वगैरह खेत होते हैं, दलदली भूमि होती है, यहाँ सब जगह क्या है, मीथेन गैस निकलती है। नेक्स्ट आता है खाना बनाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है। तो वो भी कौन सी है, मीथेन ही है, जिसका प्रयोग खाना बनाने में किया जाता है। जैसे जो बायोगैस होता है उसी में खाना बनाया जाता है, और उसमें कौन सी गैस है, मीथेन गैस है। नेक्स्ट आता है खदानों में विस्फोट होते हैं। तो खदानों में विस्फोट करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं हाइड्रोकार्बन के जलने से। तो खदानों में विस्फोट करवाने के लिए क्या प्रयोग किया जा रहा है, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट आ जाता है रॉकेट की गैसों का मिश्रण है। रॉकेट जो है ब्यूटेन और प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कि प्राथमिक विश्व युद्ध में किस गैस को रासायनिक आयुध के रूप में उपयोग किया जाता था। मस्टर्ड गैस। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ है उसमें गैस में रासायनिक आयुधों में जो प्रयोग हो रहा था उस समय होता था मस्टर्ड गैस का प्रयोग। नेक्स्ट आता है कि धातु में जोड़ लगाने बिल्डिंग करने में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। तो बिल्डिंग करने के लिए प्रयुक्त की जाती है एसिटिलीन गैस का। नेक्स्ट आता है कि फ्रिज में फ्रियोन है डाईफ्लोरो डाई ऑक्साइड, डाईफ्लोरो डाई क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन होगा, डाईफ्लोरो डाई क्लोरोमीथेन। नेक्स्ट आता है कि इंडियन गैस का मिश्रण होता है। इंडियन गैस में होता है ब्यूटेन प्लस प्रोपेन का मिश्रण होता है। नेक्स्ट आ जाता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया जो है 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 के साथ होने पर बनती है तो मीथेन बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रतिक्रिया 3000 डिग्री सेल्सियस पर H2 के साथ होने पर बनती है मीथेन। नेक्स्ट आता है कच्चे फलों में कृत्रिम रूप से पकाने में प्रयोग लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, एसिटिलीन गैस है। कैडमियम कार्बाइड पर जल डालने से बनती है एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर अगर जल डाल देंगे तो उसमें से कौन सी गैस उत्पन्न हो जाएगी, एसिटिलीन गैस। इसीलिए तो फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग होता है। जब उसमें जल डाल देते हैं तो एसिटिलीन गैस के रूप में बदल जाती है। नेक्स्ट आता है कि कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के लिए जो है वो है CFC अर्थात क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत के ह्रास को बढ़ावा देता है। आते हैं अगले स्लाइड में कि बिजली की आग बुझाने में प्रयुक्त क्या होता है। तो पायरीन। बिजली में अगर कहीं आग लगती है तो उस समय किसका प्रयोग किया जाता है, पायरीन का। नेक्स्ट आता है कि काष्ठ धातु क्या होती है। तो काष्ठ धातु होती है मिथिल अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाता है बाइन, शराब में उपस्थित रहती है। तो शराब में क्या उपस्थित होता है, इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आया कि अत्यधिक मात्रा में इथाइल अल्कोहल का सेवन करने पर बुरा प्रभाव पड़ता है लीवर पर। अगर इथाइल अल्कोहल का कोई व्यक्ति ज्यादा प्रयोग कर रहा है तो उसका जो प्रभाव है उसके लीवर पर होगा और लीवर खराब हो जाएगा, इसीलिए शराब नहीं पीना चाहिए। नेक्स्ट आ जाते हैं कि शराब के अधिक सेवन के परिणाम स्वरूप अंततः क्या होगा, हानिकारक पदार्थ मिथिल अल्कोहल में तब्दील हो जाए। जो इथाइल अल्कोहल है वो मेथिल अल्कोहल में तब्दील हो जाता है। कृत्रिम अल्कोहल पीने के लिए ठीक नहीं है क्योंकि इसमें क्या होते हैं, विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं। तो कृत्रिम अल्कोहल क्या है, पीने के लिए ठीक नहीं होते क्योंकि इसमें विषैले पदार्थ मौजूद होते हैं। अगला आता है कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है। जो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है उसका अंतिम उत्पाद जो बनता है वो है इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट आ जाता है C2H5OH का निर्माण करने का सूत्र है। तो C2H5OH जो है सूत्र है ये इथाइल अल्कोहल का है। सीधा सीधा आप याद रखिएगा इथाइल अल्कोहल का जो सूत्र है C2H5OH। नेक्स्ट आ जाते हैं कि मिथेनॉल का नाम से जाना जाता है। तो मिथेनॉल के नाम से मिथाइल अल्कोहल को मिथेनॉल के नाम से भी जाना जाता है।
शराब का निर्माण किसके परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का जो निर्माण होता है वो डिस्टिलेशन के परिणाम स्वरूप होता है। आसवन जिसको बोलते हैं, आसवन प्रक्रिया के द्वारा शराब का निर्माण किया जाता है। शीत प्रभावित देशों में ऑटोमोबाइल के रेडिएटर में एंटीफ्रीज को मिश्रण का उपयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें होता है एंटी रेडिएटर में एंटीफ्रीज का जो मिश्रण होता है उसमें मौजूद होता है पानी प्लस एथिलीन का ग्लाइकोल। एल एल्डोहल संलयन के बीच में नहीं हो सकता, एक एमाइड और एक एस्टर। एल्डोलोन संलयन के बीच में नहीं हो सकता, तो एक एमाइड और एक एस्टर। नेक्स्ट आता है कास्ट से प्राप्त पायरोकेमिकल अम्ल में होता है 10% एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। कास्ट से प्राप्त पायरोकेमिकल अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल मौजूद होता है। बायोडीजल के उत्पाद में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? तो वो है ट्रांस स्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट आ जाता है जब चींटियां काटती हैं तो वे अंतःक्षेप करती हैं फार्मिक अम्ल का। जब चींटियां काटती हैं तो वो चींटियों में क्या पाया जाता है? चींटियों में पाया जाता है फार्मिक अम्ल। और जब वो काट देती हैं तो इसी अम्ल के कारण क्या होता है? शरीर में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट आता है कि मधुमक्खी के डंक में एक अम्ल छिपता है जिसके कारण दर्द जलन होती है, अंततः अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है? तो जो मधुमक्खियों के डंक में पाया जाने वाला अम्ल है वो है मेथेनोलिक अम्ल, और जबकि जो चींटियों के डंक में पाया जाने वाला अम्ल होता है वो है फार्मिक अम्ल। नेक्स्ट है सिरके में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो सिरके विनेगर में उपस्थित अम्ल है वो है एसिटिक अम्ल। नेक्स्ट आता है सीरा अक्सर उत्तम कच्चा माल है। सीरा जो है, सिरका अक्सर उत्तम कच्चा माल का प्रयोग होता है एसिटिक अम्ल के लिए। सिरका एसिटिक अम्ल की सर्वाधिक मात्रा जो पाई जाती है वो सिरके में ही पाई जाती है, विनेगर। नेक्स्ट आते हैं कि टमाटर सॉस में पाया जाता है, तो टमाटर के सॉस में जो पाया जाने वाला अम्ल है वो है ऑक्जेलिक अम्ल। और मौलिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो मौलिक अम्ल पाया जाता है सेब में। टार्टिक अम्ल पाया जाता है इमली में। और सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू में। तो इन सब अम्लों को आप याद रखिएगा। सिरके में कौन सा प्रमुख घटक है? तो यह है एसिटिक अम्ल, इसको तो हम कर चुके। नेक्स्ट आया कि सिरका होता है तो जल में एसिटिक अम्ल का 5% विलयन होता है। नेक्स्ट आता है कि यदि दूध को काफी समय तक ढककर रख दिया जाए तो दूध ढककर खट्टा हो जाता है। तो दूध में जो अम्ल मौजूद होता है वो होता है लैक्टिक अम्ल। इसी लैक्टिक अम्ल के कारण क्या होता है? दूध खट्टा हो रहा है। नेक्स्ट आता है कि मांसपेशियों में कीड़न के कारण थकावट आती है। तो जो मांसपेशियों में दर्द होता है वो थकावट का कारण बनता है, वो है लैक्टिक अम्ल के कारण। मांसपेशियों में जब कोई व्यक्ति दौड़ता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल क्या होता है? ज्यादा जमा हो जाता है मांसपेशियों में, इस कारण से थकावट महसूस होती है और दर्द होता है। आते हैं नेक्स्ट, नींबू खट्टा होने का कारण क्या है? तो नींबू खट्टा होने का प्रमुख कारण है उसमें सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल उपस्थित होने के कारण नींबू खट्टा हो जाता है। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्राय बनी होती है। तो मानव के गुर्दे में जो पथरी बनती है वो बनती है कैल्शियम ऑक्जेलेट से। कैल्शियम ऑक्जेलेट के वहां जमा होने से क्या है? पथरी का निर्माण हो जाता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में कि डॉक्टरों की राय है कि गुर्दे एवं गॉल ब्लैडर की पथरी को पीक डाइट में टमाटर, अंडे, दूध और गोभी नहीं लेना चाहिए ताकि क्रिस्टल बनने से रोका जा सके। क्यों? क्योंकि ये जो टमाटर, अंडे, दूध और गोभी है तो इसमें कैल्शियम ऑक्जेलेट की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, तो इनको न खाने की डॉक्टर के द्वारा सलाह दी जाती है। अगर इनको खाएंगे तो क्या होगा? और ज्यादा पथरी बढ़ती जाएगी और इससे नुकसान होगा। नेक्स्ट आता है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो फोटोग्राफी के में जो प्रयोग होने वाला अम्ल है, एसिड है, वो है ऑक्जेलिक एसिड। और ऑक्जेलिक एसिड और किस में पाया जाता है? तो वो पाया जाता है टमाटर में भी। नेक्स्ट में है पौधों की कोशिकाओं में ऑक्जेलिक अम्ल के रूप में होता है। तो पौधों की जो कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्जेलिक अम्ल जो है कैल्शियम ऑक्सीलेट के रूप में मौजूद होता है। आते हैं अगले में, आइडोफार्म का प्रयोग किसके रूप में किया जाता है? तो आइडोफार्म का प्रयोग होता है प्यूडोगोथी के रूप में। आइडोफार्म का प्रयोग किया जाता है प्यूडोगोथी के रूप में। नेक्स्ट आता है यूरिया में नाइट्रोजन के रूप में होता है। तो यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो अमाइड के रूप में पाया जाता है। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो जो आपने देखा होगा जो यूरिया की बोरी घर में आती है उसमें लिखा भी रहता है 46% क्या होती है? नाइट्रोजन की मात्रा उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करके क्या बनाता है? तो लौह उत्प्रेरक की उपस्थिति में जब बेंजीन क्लोरीन गैस के साथ प्रक्रिया करता है तो वो बनाता है क्लोरोबेंजीन।
नेक्स्ट आ जाता है कि रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है, तो वो है, ये क्या लिख दिया गया है, सॉरी गलत है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि डीडीटी का पूरा नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। तो डीडीटी का नाम पूछा गया है कई बार प्रीवियस ईयर में, तो इसको याद रखना अब कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन है। नेक्स्ट आ जाता है कि टीयर गैस जो अक्षु गैस होती है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका नाम है क्लोरोएसिटोफिनाइल। अगला क्वेश्चन आता है, फलों को सुरक्षित रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो फलों को सुरक्षित रखने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है, खाद्य पदार्थों के संरक्षण हेतु कौन सा पदार्थ उपयुक्त होता है? खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए, फलों को सुरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाने वाला अम्ल एसिड है वो है बेंजोइक एसिड। आंसू गैस टीयर गैस में प्रयुक्त होता है क्लोरोएसिटोफिनाइल। क्लोरोएसिटोफिनाइल का प्रयोग होता है किसमें? टीयर गैस अक्षु गैस में। नेक्स्ट आते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के दौरान कौन सी गैस निकली थी? तो भोपाल गैस त्रासदी के दौरान जो गैस निकली थी वो थी मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेप्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है? तो नेप्थलीन का जो प्रमुख स्रोत है वो है कोलतार। कोलतार से नेप्थलीन को प्राप्त किया जाता है। आते हैं नेक्स्ट कि टेफ्लॉन क्या होता है? तो टेफ्लॉन है फ्लूरोकार्बन। फ्लूअरोकार्बन है एक टेफ्लॉन। नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक रबर एक बहुलक होता है। तो प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक है। नेक्स्ट है कि बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केवलर का प्रयोग किया जाता है। बेकेलाइट फिनॉल तथा अन्य का एक बहुलक है फॉर्मेल्डिहाइड का। नेक्स्ट आता है कि प्लास्टिक उद्योग में प्रयुक्त होने वाला शब्द पीवीसी का तात्पर्य क्या है? तो पीवीसी से तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म याद रखिएगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट आता है कि बारिश की कोट जो रेन कोट होती है किससे बनाई जाती है? तो वो बनाई जाती है पॉलीकार्बोनेट से। पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है किसमें? बारिश की कोट बनाने में। नेक्स्ट आता है कि कौन सा प्लास्टिक खाने के पदार्थों को पैक करने में प्रयोग किया जाता है? तो प्लास्टिक खाने के पदार्थों को प्रयोग करने के लिए प्रयोग की जाती है पॉलीएथिलीन। अगला आ जाता है कि कृत्रिम रेशम का अन्य नाम क्या है? तो कृत्रिम रेशा जो होता है उसका नाम है डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन नाम है कृत्रिम रेशे का। अगला आ जाता है, संभवतः ये अंतिम स्लाइड है कि मानव द्वारा निर्मित पहला कृत्रिम रेशा कौन था? तो मानव द्वारा निर्मित किया गया पहला कृत्रिम रेशम वो है रेयॉन। नेक्स्ट आता है, प्राकृतिक रबर का एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर जो होता है वो आइसोप्रीन का एक बहुलक होता है। रियान के निर्माण में कौन सा मुख्य कच्चा माल प्रयोग किया जाता है? वो है सेल्यूलोज। नेक्स्ट आता है, फलों के मीठे स्वाद का कारण क्या है? तो फलों में जो मीठापन पाया जाता है, स्वाद होता है, वो है फ्रक्टोज के कारण। अगला आता है कि कार्बोहाइड्रेट के यौगिक हैं कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। नेक्स्ट है, सूंघने वाले तेलों में काफी बड़ी मात्रा में होती है, ये क्या है सूंघने वाले तेलों में? नेक्स्ट आते हैं, मेथिल कम्बीन स्टार्च और सेलुलोज के बहुलक कौन है? ग्लूकोज के। स्टार्च सेलुलोज के बहुलक कौन है? ग्लूकोज। नेक्स्ट आता है कि वह औषधि कौन सी है जो दर्द को कम करने का और शांति प्रदान करने का कार्य करती है? तो वो औषधि है ट्रिंकोलाइजर, जिसको प्रशांतक बोलते हैं। तो आज के क्वेश्चन अब यहीं समाप्त होते हैं, जहां लगभग हमने 500 से ज़्यादा ही क्वेश्चन किए हैं। थोड़ा स्पीड तो ज़्यादा हो गई थी, प्रयास करेंगे अगली जब मैराथन लेकर आए तो थोड़ा स्लो चलने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप ऐसे ही लगातार वीडियो देखते रहें और आपके लिए उम्मीद करते हैं कि ये मैराथन क्लास हेल्पफुल होगी और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाएगी। तो थैंक यू, धन्यवाद। आप ऐसे ही लगातार हमारे चैनल से बने रहें और सपोर्ट करते रहें। धन्यवाद।